हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम इस सीरीज के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई बुक को जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये बुक सेमेस्टर थर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, एज वेल रेगुलर और एनसी वेब के लिए। अब इस सीरीज को पहले लाने का मोटो है जो वो पहले मैं बता देता हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी में सबके लिए, जिसमें मैंने टोटल 5 सब्जेक्ट लिखे थे। उसमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग वालों को मैंने बोला था उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिले, तो इसलिए आज से ये वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, तो उसको चेक कर लेना। अगर आपको भी अपनी मनपसंद फेवरेट सीरीज चाहिए तो उस पर आप जाके वोटिंग कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। भाई, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेमेस्टर 3 में जो दिसंबर एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरीज है। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी इस सीरीज के लिए। मैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज एक एक लेसन करके सारे लेसन कंप्लीट करवाने वाला हूँ इस चैनल एक्सप्लेन पे। पूरी प्लेलिस्ट में बना के डालने वाला हूँ, ठीक है। तो कहीं जाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की आज से फर्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और तब तक चलेगी जब तक ये बुक खत्म नहीं हो जाती, ठीक है जी। तो ये सीरीज किन के लिए बन रही है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के पुराने वाले सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, जो एनईपी में नहीं, जो पुराने हैं उनके लिए भी है, और जो नए हैं उनके लिए भी है। जो थर्ड सेमेस्टर के हैं बेसिकली उनके लिए तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए। तो एनईपी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, एसओएल ड्यू का, ठीक है, पूरा का पूरा बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम दोनों के बच्चों के लिए। आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। इसकी यूनिट स्टार्ट करवाने से पहले भैया बहन दीदी एक चीज समझ लो, यूनिट स्टार्ट कराने से पहले पानी वानी जो पीना है वो पी लेना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स चाहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वो कॉल करके नहीं मैसेज करके, भाई कॉल नहीं मैसेज करके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। 130 रुपए के मिनिमम चार्जेस है नोट्स के, जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व मिलेंगे, शॉर्ट समरी, और ये जो सारा पढ़ा है नोट्स में सारा आपको शॉर्ट में मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो जो भी लेना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। नोट्स अभी रेडी होने ही वाले हैं, जाके आप पता कर सकते हो। नोट्स अभी बनना स्टार्ट हो ही गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करे। ऑलरेडी शायद 1.5 मिनट हो गया है। तो सब ओबी क्या होता है, उसकी जो भी सारी चीज़ें हैं चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन पहले आप सीखो क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कोई भी एक इंस्टीट्यूट, स्कूल, एक पर्टिकुलर एंटाइटी, ठीक है। तो वो क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऑफिस, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, स्टोर्स, इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। हाँ जी, तो ये सारी क्या होती हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब एक कोई भी स्कूल हो सकता है, पर्टिकुलर ऑफिस हो सकता है, बैंक, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, स्टोर्स, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो वर्क मॉडल है उसका बहुत ही सिंपल और कट टू कट होता है। सिंपल मॉडल कैसे है? ये सारे काम जो करते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्कर्स या फिर पीपल्स कह सकते हो। ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स या पीपल्स का होता है जो कि वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। ये सारे के सारे एक साथ मिलके काम करते हैं किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी एंटाइटी, एक ऐसी फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस, शॉप, स्टोर या इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, तो ऐसी जगह जहां पर नंबर ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं एक छोटे से गोल को अचीव करने के लिए। सारे के सारे सिमिलर वर्क करते हैं, और ये जो वर्क करते हैं, ये जो प्रोसेस करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब? अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आया कहां से। भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि आया कहां से, ठीक है। तो हमने लिखा है ये एक ग्रीक वर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है और
सॉरी, जिसका मीनिंग नहीं, इसको ग्रीक में जो बोला जाता था वो बोला जाता था ऑर्गेनोन। क्या बोला जाता था? ऑर्गेनोन। ठीक है, अगर मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया है तो ऑर्गेनोन। तो ये वर्ड था ऑर्गेनोन, अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो सिमिलर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वर्ड जो कि है हमारा बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है? तो देखो, बिहेवियर होता है वे ऑफ पीपल थिंकिंग या वे ऑफ पर्सन थिंकिंग, एक्ट और रिएक्ट। वो तरीके या वो रास्ते जिन पे एक पर्सन सोच सकता है, अपनी थिंकिंग को दिखा सकता है। पर्सन थिंक्स, जिन पे वो एक्ट करता है या फिर वो रिएक्ट करता है, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन का थिंकिंग, परसेप्शन या उसका रिएक्टिंग इमोशन, कि जो वो थिंक कर रहा है, सोच रहा है और उस पर वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो उसका बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है अभी जैसे जितनी भी लड़कियां वगैरह देख रही हैं या फिर, तो इनको अगर इनकी मम्मी बोलेगी कि भाई सो लिया बहुत है, इनको एक टाइम लिमिट बता दो कि सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, तो आधों की तो नींद उड़ गई भाई, अभी से उड़ गई। ठीक है, ऐसा कह नहीं रहा हूँ बट बता रहा हूँ एक, तो इनको गुस्सा आने लग जाएगा कि हम तो भाई 9-9 10-10 बजे तक सोएंगे, कुछ कुछ होते हैं 12-12 बजे तक सोते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, जो गुस्सा उनको आया तो वो उनका बिहेवियर है, क्योंकि मैंने ऐसी बात बताई जिससे गुस्सा आ गया। ऐसे ही बॉयज का बोल दो, बॉयज भी काफी ऐसे होते हैं जो चिढ़ जाते हैं किसी किसी चीज को लेकर, बड़े ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉयज के लिए, अब बॉयज को काम करने को बोला है, बॉयज ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको काम करते करते पता चला कि जैसे वो काम कर रहे हैं उनका वर्किंग टाइम जो है वो और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अब उनको और ज्यादा एफर्ट लगा के, मेहनत लगा के काम करनी पड़ी और ज्यादा वो 3-3 घंटा एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करेंगे, तो उनको गुस्सा आएगा, कॉमन सी बात है। तो जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं या जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या होता है, बिहेवियर होता है। क्या होता है? बिहेवियर। और बिहेवियर जो है बदलता रहता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा ग्रुप या ऐसा स्कूल जहां पर नंबर ऑफ पीपल एक सिमिलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। बिहेवियर वो चीज होती है, एक ऐसी वो भावनात्मक कह सकते हैं, जहां पर एक पर्सन जो अलग अलग चीज को लेकर थिंक करता है और उस पर रिएक्शन देता है। हर किसी का रिएक्शन अलग आता है। ठीक है, तो वो उसका बिहेवियर होता है। अब हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों सीख रहे हैं? भाई इसीलिए सीख रहे हैं, इस बुक को बनाने का मोटिव यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जान सकें कि हर एक व्यक्ति को देख सकें, सुपरविजन कर सकें कि उसका मोटिव क्या है, वो करना क्या चाहता है। ठीक है, वो कैसा बिहेव करता है। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वो बंदे चाहिए जो वर्किंग कैपेसिटी रखते हों, तो इसीलिए बुक को डेवलप करा गया ऐसे लोगों को छांटने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, मतलब सन्नाटा। भाई एकांत, ऐसी जगह जहां कोई ना हो, या फिर बोल सकते हो अकेला, बिल्कुल इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो सिंगल। ठीक है, ऐसा स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन आइसोलेशन इन ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर वो अकेला होता है तब उसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर उसको किसी ग्रुप्स में डाला जाए, ग्रुप्स मतलब हो सकता है फ्रेंड्स ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप्स, या फिर किसी ऑफिस में, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर किसी स्कूल में, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब ग्रुप्स में कैसा दिखाएगा, और रिएक्ट क्या करेगा। या फिर हम उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दें, किसी कंपनी में भेज दें, तब उसका रिएक्शन या फिर एटीट्यूड बिहेवियर कैसा होगा। तो ये कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे लिखा है दूसरा, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी परसेप्शन। देखो पर्सनैलिटीज जो है एक ह्यूमन के बिहेवियर को जज करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। पर्सनैलिटी क्या, अगर किसी ने इंटरव्यू में
लोअर टी शर्ट पहन के ही दे दिया इंटरव्यू, या फिर लोअर टी शर्ट पहन के ही आगे इंटरव्यू दे रहे हैं, इट मीन्स वो बड़ा लेजी है, घर पे अच्छे कपड़े पहनने को टाइम नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि वो लेजी है, काम कुछ नहीं करता, आलसी है। तो ये पर्सनैलिटी से हम उसके कपड़ों से जज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा आता है परसेप्शन, मतलब कि वो थिंक कैसी करता है, सोच कैसी रखता है। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक आदमी का बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ सैलरी से मतलब है, पर मंथ खटाखट बैंक में सैलरी आ जानी चाहिए, काम हो गया मेरा। दूसरे ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको सैलरी से मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सैलरी कम ज़्यादा होगी, मैं काम बिल्कुल एक्यूरेट करूंगा जो मुझे मिला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लेजी होते हैं, काम चोर, कि भाई मेरा काम भी वो बंदा कर दे। तो हर एक किसी का बिहेवियर अलग होता है, मतलब सोचने समझने करने का परसेप्शन जो है अलग होता है। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग मतलब आप चीज़ों से सीखते कितना हो, अडेप्ट कितना करते हो, आपको टेक्नोलॉजी जो बताई है आप उससे क्या सीखते हो, क्या हासिल करते हो, वो अडेप्शन, वो लर्निंग कहलाती है, ठीक है। हाँ जी, तो अगला पॉइंट है मीनिंग, सॉरी कॉल आ गई भाई। अगला पॉइंट है यहाँ पे एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स मतलब होता है कि आप जो भी किसी के लिए फील करते हो वो आपके एक तरह से एटीट्यूड शो करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मुझे 10 रुपए दे दे, आज मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, आपने उसको सीधा मना कर दिया मुंह पे, भाई मैं नहीं दे रहा, मतलब एटीट्यूड उसका रूड है पर्सन का, तो बिहेवियर शो करता है। और एटीट्यूड्स ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक किया जाता है कि पर्सन टू पर्सन एटीट्यूड्स कैसे हैं। फिर आता है मोटिवेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन का बिहेवियर भी हो सकता है जो कि मोटिवेटेड हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को मोटिवेट करे, लीडरशिप की तरह काम करे, मतलब एक तरह से एज अ लीडर वो काम करे, ठीक है। वो मोटिवेट भी करता है लोगों को, अपना काम भी करता है, तो वो मोटिवेटिंग पर्सन होता है। फिर आता है लीडरशिप। मोटिवेशन और लीडरशिप, जैसे लीडर है, कोई भी किसी काम को करने के लिए डायरेक्शन देना, दूसरों को गाइड करना कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होएगा, है ना, वो कहलाता है लीडरशिप। अगला पॉइंट है उसकी नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इथिक्स। वैल्यूज इथिक्स मतलब होते हैं कुछ मोरल्स, कुछ इथिक्स। जैसे सलमान खान की एक फिल्म आई थी वांटेड करके, जिसमें उसने गुंडे से कहा, सलमान खान ने, जब उनकी डिस्कशन हुई कि मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता, मैं उन पे हाथ नहीं उठाता, तो ये उनके इथिक्स हैं। मैं खुद का पर्सनल इथिक्स बताऊं, मैं एक कंपनी में लास्ट टाइम जो गया था जॉब करने, तो वहां पे मैंने बोल दिया था 6:30 का उन्होंने टाइम था, मैंने बोला मैं 6 बजे निकल जाऊंगा ऐसे, काम जितना मर्जी कराना है उससे पहले करा लो, 6 बजे लास्ट में यहाँ से निकल जाऊंगा। तो कुछ अपनी वैल्यूज होती है, कुछ अपने इथिक्स होते हैं, तो हर एक पर्सन के वो वेरी करते हैं, तो वैल्यूज या फिर उसके इथिक्स, कुछ ऐसे पर्सनल मोरल जिन पे पर्सनल कुछ पूछ लिया जाए ना तो बंदे पर्सनल ले जाते हैं, उसको दिल पे ले जाते हैं बातों को। कुछ ऐसी चीजें भी होती है, हर एक किसी का पिन पॉइंट होता है, वो पिन पॉइंट बोलते हैं उनके इथिक्स को, ठीक है। फिर आता है अगला रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट्स। रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, ये मीनिंग ऑफ ओबी में मैंने क्यों लिखा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में रिलेशनशिप होते हैं, कॉज और इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कॉज इफेक्ट का एक एग्जांपल देता हूं, देखो एक कंपनी है, फैक्ट्री है जिसमें कोका कोला प्रोड्यूस होती है, कोका कोला प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फैक्ट्री है, जब कोका कोला बन रही है तो लाइटनिंग वगैरह भी तो होगी, अंधेरे में तो वर्कर काम नहीं करेंगे ना। तो देखो मैंने क्या करा, एक दिन के लिए सिर्फ मैंने कोई मीटर कट नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि अगर मैं सारी लाइट्स को बंद कर दूं तो मेरा प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा, तो मैंने लाइट्स बंद कर दी सिर्फ एक पर्टिकुलर डे के लिए। तो मैंने क्या करा, 1 डे के लिए सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मैंने वर्कर्स को ऑर्डर दिया कि जाके सारे काम करो। तो मैंने कॉज क्या करा, कॉज मेरा हुआ कि मेरी लाइटनिंग बंद हो गई। अब इसका इफेक्ट देखो, जो कॉज होता है ना उसकी वजह से इफेक्ट भी आता है, कॉज इफेक्ट दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। इसलिए तो मेरी लाइट बंद करने की वजह से उस दिन वर्करों ने काम करना बिल्कुल कम कर दिया, लोगों को दिख ही नहीं रहा है, अंधेरे में क्या काम करेंगे वो। तो उस दिन जो मैन्युफैक्चरर यूनिट पर डे की 1000 यूनिट होती थी और लाइटनिंग सारी कट करने के बाद
मेरा उसमें इफेक्ट आया कि लाइटनिंग कट होने के बाद ओनली 70 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है पूरे दिन में। कितनी? 70 यूनिट्स। 930 यूनिट का नुकसान झेलना पड़ा। किसकी वजह से? सिर्फ लाइट बंद करने के वजह। तो कॉज क्या था? लाइट बंद था। इफेक्ट क्या हुआ? मेरी प्रोडक्शन यूनिट्स इफेक्ट हुई। तो ये रिलेशनशिप होता है एक ओबी के अंदर। क्लियर है? डेफिनेशन पे आ जाते हैं भाई। डेफिनेशन ऑफ ओबी। ओबी की डेफिनेशन बाय डेविस एंड न्यूस्ट्रो के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है आपकी बुक में। बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन है। तो अभी तक आपको सारा ओबी का समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एंटिटी या एक एंटाइटी होता है, मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वैसा। तो एंटाइटी जहां पर लोग एक सिमिलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सारे एक साथ काम करते हैं। बिहेवियर होता है एक पर्सन जो किस तरह से वो बिहेव करता है, रिएक्ट करता है चीजों पे, उसका बिहेवियर होता है। ठीक है? ओबी के डेफिनेशन में लिखा है ओबी इज द स्टडी। ओबी एक स्टडी है। स्टडी मतलब एक अध्ययन है, पढ़ने का जरिया है। स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक तरह की स्टडी है जिससे हम ये जांचते हैं या ये पता लगाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि नॉलेज अबाउट हाउ टू पीपल एक्ट, कि जो लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जानने की, इसको प्राप्त करने की, पता लगाने की एक विधि है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है? कि एक ऑर्गेनाइजेशनल में एक व्यक्ति किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से वो डिसीजन मेक करता है। तो ये सब चीजें पता लगाने का एक तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ये एक स्टडी है, एक पूरा अध्ययन है अपने आप में। ठीक है? तो आगे मैंने उसके बाद लिखा है दिस बिहेवियर इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये बिहेवियर जो है, ये जो बिहेवियर है, ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है? इफेक्ट करते हैं कैसे? देखो, एक पर्सन है, जो मैंने अपने ऊपर एग्जांपल लिया था। मैंने बोला था कि मैं 6 बजे के बाद काम नहीं करता। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैंने उनसे साफ बोला कि मैं 6 बजे के बाद काम नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मेरे को 6 से पहले करा लो। अब उनको कोई इमरजेंसी काम आ गया 6:10 पे, अब मैं तो वहां से निकल गया। अब उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? मेरे जाने की वजह से वो इफेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे बिहेवियर की वजह से उनका काम डिले होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं तो निकल गया, या तो वो खुद जाएंगे देने बॉस। ठीक है? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हर एक का बिहेवियर कैसा है, और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है? आगे लिखा है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम स्कोप पे आ चुके हैं। आपको मीनिंग, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ समझ आ गया होगा पर्टिकुलर। अब हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसके लक्ष्य क्या है, स्कोप क्या है इसमें। ठीक है? जैसे हम पूछते हैं ना, भैया मैंने ना बीकॉम कर ली, अब इसके बाद बताओ आगे स्कोप क्या है। भाई मैं बोलता हूँ कुछ मत कर, खाली बैठ, वेला बैठ। ठीक है? वेला बैठ और कुछ मत कर। अब कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि भैया हमने 12th कर ली, आगे क्या करें। भाई आगे क्या करेगा, कर जो करना है। ठीक है? तो स्कोप क्या है इस ओबी को पढ़ने का? हर किसी का स्कोप होता है। तो इसको पढ़ने से आपको समझ आएगा कलेक्टिंग डाटा एंड इंटरप्रेटिंग। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है? आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे, अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए आप उस डेटा का यूटिलाइज कर पाओगे। तो आप यहाँ पर ये सीखोगे। ठीक है? आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डेटा बना सकते हो, आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन में बाकी जो स्टाफ्स हैं उनको एक इलैबोरेट करके एक साथ काम करवा सकते हो एक अच्छे खासे गोल को अटेन करने के लिए। ठीक है? आगे लिखा है वेल एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर वर्क्स। वेल एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर वर्क्स। हम इसमें स्कोप ये होता है देखने का कि हम अपने एम्प्लॉय को जो काम दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हमने उनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज को देखा है, परखा है, बिहेवियर उनका जांचा है, फिर हमने उनको वर्क अलॉट करे हैं, तब वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, वरना अनदरवाइज वो काम को गलत करेंगे। ठीक है? मेरे पास 2 कंपनी है, सपोज करो एक कोको कोला बनाती है और एक शूज का प्रोडक्शन करती है। ठीक है? और मैं कुछ वर्कर्स लेके आया, तो मेरे वर्कर्स थे यहाँ पे ए बी सी। फर्स्ट वाला वर्कर जो है वो शूज बनाने में बड़ा माहिर था। ए जो है शूज अच्छे बनाता है,
और ऐसे ही बी जो है वो क्या करता है, कोको कोला अच्छी बनाता है, और सी जो है वो मैनेजमेंट अच्छा करता है। मगर मैंने क्या करा, इनके काम उल्टे कर दिए, सबके काम उल्टे कर दिए। जो शूज अच्छे बनाता था इसको मैंने कोको कोला मतलब बी वाले का काम दे दिया, बी जो कोको कोला अच्छी बनाता था इसको मैंने शूज वाले का काम दे दिया, और जो सी मैनेजमेंट करता था उसको भी मैंने बोला भाई तू कुछ और काम कर ले, उसको कुछ और काम दे दिया, नहीं तो उसको खाली छोड़ दो। तो जब मैंने इनके काम एक्सचेंज कर दिए तो इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि स्कोप है वेल एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर वर्क्स, कि हमें ऐसे एम्प्लॉइज को उनके इच्छा के अनुसार या उनमें जो टैलेंट है उनके अकॉर्डिंगली काम को बांटना चाहिए। क्लियर है। तीसरा है स्कोप जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन कब होता है, देखो सेटिस्फाई ये वर्ड अपने आप में एक अलग ही डेफिनेशन है। सेटिस्फाइड मतलब जब आप किसी चीज से संतुष्ट होते हो। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब आपको अपने मन पसंद या मन मुताबिक जॉब मिल गई, आप जॉब सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, आजकल तो वैसे जॉब सेटिस्फाइड कोई नहीं है, बट जॉब सेटिस्फाइड मतलब कि जब आपको लगे कि हाँ जो काम मुझे मिला है उससे रिलेटेड मुझे सारी अथॉरिटी मिलनी चाहिए, पावर्स मिलनी चाहिए, आप डिसीजन ले पा रहे हो, तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन कहलाता है। मैंने आपको बोला आपको कोको कोला प्रोड्यूस करनी है, आपका रॉ मटेरियल वगैरह आपको लाना है, दो बंदों को मैंने काम सौंपा, एक है ए एक है बी। ठीक है, ए को मैंने बोला भाई तुझे मैंने सारी अथॉरिटी पावर सब कुछ दिए, मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केस हो तब आके पूछियो, वरना आप तुझे प्रोडक्शन करना है तू देख ले कैसा करेगा। तो सारी पावर्स के पास, अथॉरिटीज के पास है, रॉ मटेरियल खत्म होएगा, लाइटनिंग का बिल भर रहा है या फिर रेंट देना है, वो सब मेरे से बाकी पूछेगा, वरना जो भी है छोटा मोटा सारा खुद करेगा। अब बी जो है इसको भी मैंने एक काम सौंपा, मैंने शूज बनाने को बोला, बट मैंने बोला तो शूज का रॉ मटेरियल भी लेके आएगा तो भी मुझसे पूछेगा, फीता काटेगा तो भी मुझसे पूछेगा, ठीक है, पतावर डालेगा तो भी मुझसे पूछेगा, और जो भी काम करेगा लाइट ऑन करने से पहले मुझसे पूछेगा कि कितनी लाइट ऑन करूं कितनी बंद करूं। ठीक है, तो मैंने इस पे सारे में रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो काम अच्छा कौन करेगा, ए या बी, और ज्यादा इफेक्टिव टाइम पे कौन करेगा, ए या बी। और यहाँ पर वो ही परेशान नहीं हो रहे, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। ए वाले में मैं खुश रहूंगा क्योंकि भाई वो सारे डिसीजन अपने से ले रहा है, ठीक है, तो जॉब सेटिस्फाई है उसकी। बट बी की जॉब सेटिस्फाई है नहीं है, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई कब होगा, जब मैं उस पे से पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दूंगा। क्लियर है जी। आगे है डी पॉइंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेन। स्कोप का मतलब होता है कि आपका एक लक्ष्य है, आपको अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंट्रोल करना है, दोनों को मेंटेन करके चलना है। आपने ये देखना है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्वालिटी प्रोडक्ट बनने चाहिए। कैसे प्रोडक्ट, क्वालिटी। अगर मैं क्वालिटी अच्छी दूंगा, अपनी टीचिंग स्टाइल्स को बेटर करूंगा, आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, तब आप नेक्स्ट टाइम भी आओगे। अगर मैं इस बार गलत पढ़ाऊंगा या इस बार मैं कुछ गलतियां करूंगा तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं आओगे। क्वालिटी डाउन कर दूंगा तो एक बार आप लोगे, दूसरी बार आप नहीं आओगे। तो क्वालिटी होती है, ठीक है। क्वांटिटी मेंटेन करना मतलब कि जो यूनिट्स है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, और यूनिट्स को मेंटेन कौन करते हैं, वर्कर्स, और वर्कर्स को मेंटेन कौन करता है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को मेंटेन कौन करेगा, एचआर। एचआर को कौन मेंटेन करेगा, बॉस। तो ऊपर से टॉप लेवल से जो चेन बनती है वो मेंटेन करती हुई आती है सबको। स्कोप होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक बंदे का बिहेवियर देखना और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को भी कंप्लीट करना, दोनों ही एक टाइम पे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, तो ये लाइन चाहे आप रट्टा मार लेना भाई, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वर्किंग टुगेदर एक नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स टुगेदर विल अटेन ए नॉर्मल सिमिलर कॉमन गोल्स, ठीक है। आगे उसके बाद है डी, के बाद ई, डेवलपमेंट वर्क कल्चर। वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क कल्चर से मतलब है इन्वायरमेंट। क्या, इन्वायरमेंट। आपका अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप काम में डिले कर सकते हो। आपका इन्वायरमेंट अगर बेटर नहीं होगा तो आप काम करने में ज़्यादा अच्छा फील नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ज़्यादा वेजिटेरियन आदमी हो, ठीक है, आपके बगल कोई ऐसा साथी पार्टनर मैंने दे दिया काम करने के लिए जो नॉन वेज है, पूरे दिन टंगड़ी चबा रहा है, आप वेज हो, पूजा पाठ करते हो, बड़ा दूर रहते हो, आपको पसंद नहीं है सारी चीज़ें, तो आपका वर्क कल्चर जो है वो बहुत ही बेकार है, आपका इन्वायरमेंट खराब है, तो भाई आप काम कैसे कर पाओगे।
एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन जो है काम करता है तो इन्वायरमेंट भी तो ठीक होना चाहिए। लास्ट कंपनी मैंने जो छोड़ी थी इन्वायरमेंट का बोल के छोड़ी थी, अब वो उनके जो बॉस थे वो बड़ा हर्ट हो गए। इन्वायरमेंट खराब कैसे बता दिया, हम तो बड़ा इन्वायरमेंट पे ध्यान देते हैं। अरे है तो है, मुझे लगा कि अरे एक इन्वायरमेंट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तुमने उसको खराब बता दिया, इमेज ही गिरा दी हमारी। तो भाई इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हालांकि मेरी लास्ट सैलरी मिली भी नहीं, वो मेरी पर्सनल मैटर है, दुखी हूँ मैं उस चीज़ के लिए बहुत। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे, कोऑर्डिनेशन टीम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन टीम, मतलब एक साथ मिलके काम करना है, कोऑर्डिनेशन करके तालमेल बना के चलना है। पहले ही मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, वर्कर्स और पीपल्स वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं टुगेदर। ये यहाँ पे मैंने नानी माँ की लोरी सुनाने के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने पढ़ने के लिए लिखा है, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो भाई वर्किंग टुगेदर, टुगेदर वर्क करना है भाई, सिर्फ काम करना है। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन करना है, एक साथ मिलके काम करना है, इसका ये लक्ष्य होता है, स्कोप होता है, ठीक है। लास्ट आता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, डिसीजन ऑफ वर्क। ट्रांसफर ऑफ पावर, अपनी पावर का ट्रांसफर करना और डिसीजन ऑफ वर्क लेने की एक अपॉर्चुनिटी देना, या फिर बोल सकते हो अथॉरिटी देना, ठीक है। आप पावर ट्रांसफर करिए, काम बेटर होगा। आप पावर छीन लीजिए, काम बेकार होगा, ठीक है। आपने किसी को बोला कि अगर मैं आऊं शाम तक तो मेरे लिए एक चाय बना दियो अच्छी सी। चाय बनाने के लिए पावर आपने उसको दी नहीं, आपने उसको बोला ही नहीं कि चीनी, चाय पत्ती, ये सब आपने बोला मेरे से पूछ के ही डालियो, और शाम को आप बोल रहे हो कि मेरे को चाय तैयार चाहिए। कैसे तैयार होगी भाई? या तो वो कॉल कर करके बीच में आपको परेशान करेगा कि भैया चीनी डाल दूं, चाय पत्ती डाल दूं। तो ट्रांसफर ऑफ पावर, काम अगर आप सौंप रहे हो तो उससे रिलेटेड आप उसको डेलीगेशंस करिए, आप सौंपिए उसको उसकी अथॉरिटी, ठीक है। आप डिवीजन ऑफ वर्क करिए, डिवीजन ऑफ वर्क में काम और ज्यादा अच्छा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे होता है बताता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक काम करना नहीं होता, काफी सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आप हर एक किसी का एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दो, ठीक है, और हर एक जगह पे एक सुपरवाइजर रख दो। मान लो मैंने 3 सेक्शन क्रिएट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स का रॉ मटेरियल की फर्निशिंग करो, रॉ मटेरियल आएगा तो सारा यहाँ रहेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल से जो भी काम बनेगा फिनिश्ड गुड तक वो बी सेक्शन करेगा, और सी सेक्शन उसकी कलर, प्रिंटिंग, डाई वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह करेगा। तो तीनों को मैंने एक सेपरेट डिवाइड कर दिया सेक्शंस में। अब तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तीनों को मिक्स करता तो एक इधर जा रहा है लड़ता हुआ, एक इधर जा रहा है, ये बोल रहा है मैं जा रहा हूँ डाई करने, ये बोल रहा है मैं जा रहा हूँ रॉ मटेरियल लेने, और एक बोल रहा है मैं जा रहा हूँ एडवर्टीजमेंट करने। इसी में समझ नहीं आ रहा मालिक को कौन कहाँ जा रहा है। तीनों के सेक्शंस अलग कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, तो गोल अचीव करने में इजिली होती है। क्लियर है? तो ये थे आपके स्कोप ऑफ मीनिंग। अब आप इसको उतार लो, चाहे ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ और आगे लिखवाने वाला हूँ। तो आप इसको फटाफट से उतार लो, और अगर नोट्स बाय करने हैं तो नंबर वो रहा, आप मैसेज करना, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप पे मिनिमम अमाउंट पे करके आप PDF बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नेचर इन OB। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो नेचर्स होते हैं, जो इसके प्राकृतिक कुछ गुण हैं, तो वो क्या क्या है। पहली चीज तो होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर जैसे बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, खुद पे अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ड्रॉ मल्टीपल डिसिप्लिन। देखो इसकी बहुत सारी अलग अलग तरह की डिसिप्लिन फील्ड्स होती है, जैसे कि सोशल फील्ड अलग होगी, सामाजिक अलग होगी, ठीक है, और मान लो अगर कोई भी पर्सनल है तो वो अलग होगी, इंडिविजुअल अलग है, ऑर्गेनाइजेशनल अलग है। तो ये तीनों के बारे में एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है, मतलब कि एक है, तो वो कैसा सोचेगा। अगर उसी जगह कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो किस तरह से डिसीजन वगैरह मेक करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए। तीसरा, अगर इसी जगह मैं बात करूं, अगर खुद ऑर्गेनाइजेशनल है तो वो किस तरह से डिसीजन लेगी कि किसी तरह से हम अपने ग्रो को बढ़ा सके और ज़्यादा इसको इंक्रीज कर सके। तो ये होते हैं हमारे अलग अलग तरह के ड्रॉ मल्टीपल डिसिप्लिन्स, ठीक है। फिर आता है इफेक्टिवनेस।
इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा तरीका ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इफेक्टिवनेस के तौर पे काम कर सकता है। जो जितना ज्यादा बेटर होगा हम उसको ज्यादा रखेंगे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो आपको अपनी कंपनी के अंदर कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी के अंदर कुछ पर्सन की रिक्वायरमेंट है। आपने यहाँ पर एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया, ठीक है, कुछ पर्सन वहां पे आए इंटरव्यू देने, जैसे कि ये 3 लोग आए ABC। तीनों में से हर एक पर्सन से आपने इंटरव्यू लिया, तो जो पर्सन नंबर A है इसने बोला कि मैं सिर्फ 6 बजे तक काम करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा, ठीक है। पर्सन नंबर B जो है उसने बोला कि मैं 2 टाइम लंच करता हूँ, मेरी आदत है 2 टाइम खाना खाने की, तो मैं 2 बार खाना खाऊंगा, उसके बाद नहीं, ठीक है। और पर्सन C जो था उसने बोला कि मैं 7 बजे तक काम करूंगा और 1 टाइम मेरे को लंच चाहिए, बस। अब तीनों में से हम चूज करते हैं कि जो बेस्ट होगा, इफेक्टिव होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम कौन सा लेंगे? हम फर्स्ट को कैंसिल कर देंगे, सेकंड को कैंसिल कर देंगे, हम थर्ड को चूज करेंगे। अगर हमें कोई 2 चूज करने हैं तो फिर हम सेकंड को कैंसिल करेंगे, हम एक फर्स्ट ले लेंगे और एक लास्ट ले लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा काम इससे इफेक्ट होगा अगर वो 2 बार लंच करता है। क्लियर है? अगला आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब होता है, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, डिसिप्लिन मतलब होता है स्टेजेस, क्या बोल सकते हो, फील्ड्स। इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं। साइकोलॉजी फील्ड्स है, साइकोलॉजी फील्ड्स में हमारे हर एक बंदे का परसेप्शन देखते हैं कि उसका इमोशन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मूड कैसा है। भाई अगर मैंने उसको कुछ बोल दिया तो जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, सैलरी अगर टाइम पे नहीं दी तो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, किसी ऐसे बंदे के साथ बिठा दिया जिसकी उससे ना बन रही हो तब उस जगह पे मेरे काम को इफेक्ट तो नहीं कर देगा। तो ये होता है साइकोलॉजी, एक पर्सन का परसेप्शन देखना, उसकी तरफ से उसके इमोशंस फीलिंग्स समझना। क्लियर है? दूसरा आता है सोशियोलॉजी, जहां पर हम एक नंबर ऑफ पीपल्स या ग्रुप्स या बोल सकते हो सोशल तौर पे इन्वायरमेंट को देख के चलते हैं कि अगर हम एक पर्सन को किसी इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में वो सुटेबल तो रहेगा, काम तो करेगा उनके साथ या नहीं करेगा। तो ये होता है सोशल हमारा। तीसरा आ जाता है हमारा रिलेशन इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर रिलेशन कैसा बना सकेगा? कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा काम में तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इफेक्टिवनेस तभी होगा काम जब एक कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। मान लो मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया जिसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ 6 पीपल्स को रखा है, 6 पर्सन। 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में बनती नहीं है, जिनकी लड़ाई होती रहती है। तो क्या ये 4 लोग मिलके काम को पूरा कर पाएंगे? पर्सन 6 जो रखे हैं वो इसीलिए रखे होंगे ना कि इसमें 6 लोगों की जरूरत है। 4 लोग तो अपना ढंग से काम कर रहे हैं, बट 2 लोगों की वजह से इन 4 लोगों का काम भी खराब होएगा, इफेक्ट होगा। तो ये चीज होता है रिलेशन इन वर्क प्लेस, ठीक है। अगला आता है उसके बाद फोकस्ड, काम पर कितने ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे फोकस्ड का मतलब उससे भी नहीं है। फोकस्ड का मतलब होता है कि जो हमारा ओबी है वो साइंस एज वेल एज आर्ट भी होता है। देखो साइंस का मतलब और आर्ट का मतलब मैं बता देता हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में क्लिक होता है। क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या मैनेजमेंट जो है साइंस या आर्ट कह सकते हैं? इस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, तो मैं प्रूव करता हूँ। देखो साइंस मतलब क्या होता है, वो प्रैक्टिकल इथिक्स या वो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स, रूल्स, थ्योरम्स जो हमें दी गई है या जो हमें सिखाई गई है पुराने टाइम से, वो चेंज नहीं हो सकती। इसको जैसा है एज इट इज ऐसा ही माना जाएगा, वो साइंस कहलाता है। आर्ट मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं, हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं साइंस का, जैसे कि है ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी, अब मुझे पता है अगर मैं, ये एक एप्पल है, ये क्या है, एक सेब है अच्छा सा, ठीक है। ये मैंने सेब बना दिया, भाई ड्राइंग ज्यादा प्यारी नहीं है बट बना दिया। अब ये सेब अगर मैं यहां से पेड़ से तोड़ूं तो ये कहां गिरेगा? ये है हमारा ग्राउंड लेवल, जमीन, ठीक है। तो अगर पेड़ पे से सेब टूटा तो पेड़ पे से सेब गिरने की जगह ऊपर तो नहीं जाएगा, गिरेगा तो नीचे गिरेगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है। और ये क्या है, प्रूव है साइंस द्वारा कि ग्रेविटी चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को नीचे की ओर खींचती है, प्रूफ है।
तो भाई अभी इसी जगह पे इसको बोलेंगे साइंस। अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते, इस स्टेटमेंट को चेंज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। तो साइंस मतलब वो चीजें जिसको ऑर्गेनाइजेशनल में एज ए टीज रखी गई हैं। काफी सारी चीजें एज ए टीज होती हैं, जैसे कि एक लंच टाइम होता है, बॉस बोलेगा कि ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर लंच टाइम सिर्फ आधे घंटे का होगा या 15 मिनट का, और एक बार ही करना है। तो इसका मतलब ये रूल जो बनाया है ये साइंस हो गया, ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो आप यही लिखोगे स्टेटमेंट में कि ये साइंस इसलिए है, ये जो रूल बना है ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अगर लंच एक बार बोला है तो एक बार ही करना है। अब उसकी जगह दूसरा मान लेते हैं आर्ट। आर्ट मतलब जिसमें चेंजेस करे जा सकते हैं, जैसे कि आपका लघु संख्या। लघु संख्या मतलब आपको एक नंबर आई है, ठीक है। अब आपको अगर एक नंबर आई है, तो अगर एक नंबर आपको 5 बार आ रही है दिन में, लूज मोशन होगा ना, पहले तो लूज मोशन है। दूसरा, अगर आपको 5 बार आई है तो 5 बार आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, बुलाएगा मगर जाना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप आनाकानी नहीं कर सकते, वरना मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट मतलब जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। कभी आपको 2 बार आएगी दिन में, ठीक है, कभी आपको 5 बार आ सकती है, कभी आपको हो सकता है हर एक 5-5, 10-10 मिनट के गैप पे आ रही हो, ठीक है। आप ज्यादा ही वाटर पीते हो, पानी पीते हो तो आती है। तो आर्ट मतलब जो चीजें चेंजेबल है, चेंज हो सकती है। जैसे कि एक बॉस है, कभी भी किसी भी कंपनी में गए होंगे ना, तो एक टाइम फिक्स होता है कि आपको 11 बजे कंपनी में एंटर करना है। अगर 11:01 पे कोई एंटर करता है कंपनी में, अगर 11 बजे का रूल है और 11:01 पे कोई एंटर करता है और कंपनी का बॉस बोलता है भाई तू निकल जा, फायर। क्यों? क्योंकि तू 1 सेकंड लेट हो गया। भाई 1 सेकंड लेट, चप्पल में भी कुछ फंस जाएगा ना तो भी उससे हो जाएगा, या ऐसे इधर उधर भी आएगा ना, भागा भागा तब भी 1 सेकंड लेट तो यूं ही हो जाएगा बंदा। तो अगर ऐसा रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना देगा ना कि 11 बजे वाले एंटर होंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये साइंस है, आर्ट नहीं है, इसमें चेंजेस कर नहीं सकते हम। और अगर ऊपर नीचे तो होता ही है, बाकी कंपनी में 11 बजे का टाइम है तो 11:05 पे 11:10 पे आप एंटर कर जाते हो, तो मतलब वो आर्ट है, चेंजेबल है। जो चेंजेबल नहीं है वो साइंस है। क्लियर है? तो ये था फोकस्ड। आगे है इम्प्लीमेंट ऑफ फाइंडिंग डेटा, अपने डेटा को टाइम टू टाइम एक्यूरेट तौर पे फाइंड करना, ठीक है। उसमें गलतियां निकालना कि आपके ओबी में जो गलतियां रह गई है, मैनेजमेंट कहाँ गलत हो रखा है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा, वो चीजों को फाइंड करना, ठीक है। फोकस्ड मतलब इन चीजों पर ध्यान देना। फिर आता है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाइटनिंग वाले एग्जांपल से समझाया था। कॉज इफेक्ट का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जैसे कॉज और इफेक्ट। देखो कॉज इफेक्ट में आपको समझाता हूं, सपोज करो आप बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, क्यूट हो, ऑनेस्ट हो, ये सारी गुड क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। अब ये सारी गुड क्वालिटी लेकर आपने अपना एक लाइफ पार्टनर, जीवन पार्टनर चुनने की सोची, जो कि गलत है इस एज पे। आपने चूज करा, फिर भी चूज करो, ठीक है। 1 वीक तक, इन जस्ट 1 वीक एवरीथिंग इज फाइन, बड़ा प्यारा चल रहा होगा, सब कुछ बेस्ट चलेगा। बट अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है, बिल्कुल केयरिंग है, मैच्योर हो, पोजेसिव हो, पोजेसिव तो लिखना भूल गया यार, ये चीज तो बहुत ज्यादा पसंद होती है बॉयज में और गर्ल्स में, पोजेसिव हो, ये सारी चीजें आपके अंदर, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कट जाएगा, आप ग्रीन फ्लैग हो, रेड फ्लैग चाहिए ना। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो मैंने वर्ड बताया कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, यही तो खराबी है, इतने अच्छे नहीं होना किसी के लिए, ठीक है, कि कोई आपको फद्दू बना के भी चला जा रहा है। एक होता है समझदार होना, एक होता है फद्दू बनना। तो फद्दू नहीं बनना है आप लोगों को कि कोई आए रहे चला जाए। तो यहाँ पर समझ जाना है, एक टाइम पे सिग्नल मिलता है कि अब आपका कटने लगा है। सिग्नल कैसे आएगा भैया, अब बताओ, हमें कॉज एंड इफेक्ट पूरा पढ़ाओ।
भाई सिग्नल ऐसे आएगा कि कुछ टाइम बाद रिप्लाई देर होने लग जाएगी, बिजी आने लग जाएगा आपका बाबू सोना, ठीक है। तो समझ जाने का, ठीक है। आगे खुद जिम्मेवार है सवारी अपने सामान की, बाकी आपने गलती करी है, सर डाला है तो आप करिए आगे। हाँ, तो नॉर्मेटिव साइंस कहता है कॉज एंड इफेक्ट, अगर कॉज ये है तो इफेक्ट भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसा कॉज होगा इफेक्ट भी आएगा। अगर दाल बना रहे हो उसमें ज्यादा नमक डालोगे तो इफेक्ट में क्या आएगा, नमकीन दाल ज्यादा मिलेगी, ठीक है, जो कि नुकसानदायक है। आगे उसके बाद लिखा है रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन। देखो कॉज एंड इफेक्ट में रिवॉर्ड और मोटिवेशन क्यों डाला है मैंने ये भी बता देता हूं। अगर इंप्लॉय को आप हर महीने के एंड में एक रिवॉर्ड देते हो, मतलब कि आप बोलो एम्प्लॉय से अगर आप बेटर काम करोगे ना भाई, मस्त काम करोगे तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जब उनको रिवॉर्ड मिलेगा तब उनको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन आएगा, अंदर से एक कीड़ा ना खुजली करेगा उनको, वो बोलेगा कि भाई अब काम कर, रिवॉर्ड मिलेगा। तो कॉज क्या हुआ, रिवॉर्ड, और इफेक्ट क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब आपने इफेक्टिवनेस काम किया जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो नीचे से ऊपर पहुंच गई। क्लियर है। मोटिवेशन भी सेम ही है, ठीक है, जिसमें आपको संदीप महेश्वरी के लेक्चर सुनाए जाएंगे 5-5 मिनट के। क्लियर है। हाँ, आगे उसके बाद ह्यूमन अप्रोच। ह्यूमन अप्रोच क्या होता है, परपेचुअल होता है, मतलब चेंजिंग मूड। एक आदमी का मूड जो है वो 10 बार चेंज होता है, दिमाग दिन में बहुत बार चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे ना खाने का मन है पिज्जा, और पता चला मैं पिज्जा खाने की सोच ही रहा था, उतने में आ जाती है बारिश तेज की, और जैसी बारिश आई मेरा मूड चेंज, मैंने बोला भाई पकोड़े खाने अब तो, ठीक है, तो मूड क्या हुआ, चेंज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम यही होता है। पता क्या होता है, जैसे सैलरी आनी है 7 को सैलरी नहीं आती बहुत ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है बीकॉम के मोस्टली बच्चे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वगैरह पे पढ़ रहे हैं, कोर्स करते हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं सीए फर्म वगैरह में, तो स्टाइफन वगैरह भी टाइम पे नहीं मिलता, बहुत लेट मिलता है, तो उनका भी मूड इसलिए गुस्सा आती है। 7 की जगह 27 कर देंगे, महीना ले जाएंगे, 1.5 महीना आगे ले जाएंगे, काम तो करवाएंगे पेल के, ठीक है, और सैलरी नहीं देंगे एक भी। तो परपेचुअल मतलब माइंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता व्यक्ति का, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा बिल्ड स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ह्यूमन अप्रोच के अंदर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अपनी स्ट्रैटेजी किस लिए भाई, स्ट्रैटेजी काम को किस तरह से इफेक्टिव वे में करने के लिए, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ गई तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी तो सीखनी पड़ेगी आपको कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है अब इसको भी चलाना है। मशीनरी कोई नई लाके रख दी, अब आप वो भी चलाना सीखोगे, ठीक है, तो अडेप्शन करना आना चाहिए। फिर आता है सिस्टम अप्रोच। ये भाई एल्विश भाई की नहीं है, वो वाली सिस्टम अप्रोच नहीं है, सिस्टम अप्रोच हमारी ओबी वाली है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब होता है इंटरपर्सनल, ठीक है। एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल जहां आप अकेले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रा, ठीक है। यह है इंटर मतलब जहां आप ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डाल दिया आपको, वहां के आपको सोशल कोज पता होने चाहिए, ठीक है, कैसे काम करना है, आपको ग्रुप्स में रहना कैसे है। आप ग्रुप में अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं ना तो है डांस। सिंपल है भाई, डांस कैसे बताता हूं। देखो, डांस आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। कैसे, डांस में क्या होता है, कम से कम 10 पार्टनर होते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, हर एक के स्टेप्स मैच होते हैं। स्टेप्स मतलब फुट स्टेप्स मैच हो रहे होते हैं। क्यों, उनके अंदर वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है उनका कोऑर्डिनेशन। क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन। तो डांस बहुत सारी चीजें सिखाता है। अगर वो सारे के सारे एक तरह से नाच रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनके अंदर एक चीज और है फिर, डिसिप्लिन। क्या, डिसिप्लिन। और एक चीज और है उनके अंदर कि वो एक दूसरे से जलते नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं उनसे, ठीक है। तो इंटरपर्सनल मतलब आपको रिलेशन बनाना आता है, तो वो क्या करके चल रहे हैं, रिलेशन बना के चल रहे हैं। तो देखो कितनी सारी चीजें आ गई, कोऑर्डिनेशन, रिलेशन, डिसिप्लिन। तो ये डांस में जब तक डांस नहीं होगा, जब तक ये सब चीजें नहीं होगी। और एक चीज और, ट्रस्ट। क्या होता है, ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट हर जगह जरूरी है। अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद आपको बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये वही है सारा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। आगे लिखा उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, जहां पे हम सीखते हैं किसी इंडिविजुअल के परसेप्शंस।
साइकोलॉजिकल मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ये वाला जो है। फिर आता है कल्चरल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस्ड। कल्चरल मतलब होता है जहां आप सामाजिक तौर पे देखते हैं कि अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके रिगार्डिंग आप देखते हैं आगे डिसीजन कैसे लेने हैं। फिर आता है ग्रुप इन्फ्लुएंस्ड, जहां एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करा जाता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस कैसे होता है भाई? ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना ना बहुत इजी टास्क नहीं है, मुश्किल टास्क है। ग्रुप में लोगों को काम कराना बहुत मुश्किल होता है। एक व्यक्ति गलती करेगा तो पता नहीं चलेगा, जहां 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां एक अकेला उस बीच में गलती करेगा तो अलग से ही चमकेगा। वो कैसा चमकेगा? अलग से ही चमकेगा, जैसे कीचड़ में कमल। ठीक है, एग्जाम्पल वैसे ज्यादा क्यूट सा आ गया। तो भाई यहाँ पर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब बात करने वाले हैं, नीचे अगला पॉइंट है हमारा ओबी के लेवल्स। ओबी के लेवल्स पेपर में पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। ओबी के लेवल्स में पहला आता है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा आएगा ग्रुप्स लेवल और तीसरा आएगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल, इसको याद कैसे करोगे? तीनों लेवल बड़े आसान है। देखो, इंडिविजुअल की बात हो तो समझ लो एक व्यक्ति की बात हो रही है, अकेले पर्सन की बात हो रही है, सिर्फ एक जने की। अगर बात हो ग्रुप की तो समझ लो ग्रुप में हम जो फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं? 8-10 तो होंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है 8 से 10 लोगों की ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल की बात हो रही है तो पूरी की पूरी एंटिटी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल, स्कूल, हॉस्पिटल और जो भी फलाना ढिंका ऑर्गेनाइजेशन मैंने शुरू में बताई थी, वो सारी के सारी इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल, बैंक, पूरी ऑर्गेनाइजेशनल की बात हो रही है। चाहे उसके स्ट्रक्चर की बात हो या पूरी ऑर्गेनाइजेशनल की बात हो, तो यहाँ पे बात किसकी है? पूरी ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी की। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजें, परसेप्शन भी सिर्फ एक व्यक्ति का इंडिविजुअल देखा जाता है। पर्सनैलिटी इंडिविजुअल देखी जाती है कि एक व्यक्ति कैसे थिंक करता है, रिएक्ट कैसे करता है, पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, वो जज कर लेते हैं। फिर आता है लर्निंग, वो अकेला व्यक्ति किस तरह से लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है, एडॉप्शन कर रहा है। ठीक है, फिर आता है मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन फैक्टर क्या है, इंडिविजुअल की बिलीफ्स क्या है, वो ध्यान में रखनी पड़ती है भाई इंडिविजुअल। तो अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरव्यू देने आया, आप उसके मोटिवेशन को समझिए कि उसके लिए मोटिवेशन क्या है। मैं किसी जगह इंटरव्यू देने गया, सामने वाले ने मुंह खोल के बोला कि हम तुम्हें 50,000 रुपीज पर मंथ पैकेज देंगे। मैंने बोला बस सर, अब और कोई क्वेश्चन नहीं, जो बोलोगे वो करेंगे। जूते जमीन से लगे, जूते तक की सफाई भी कराओगे हम कर देंगे। बस यहाँ पे सैलरी क्या है? मोटिवेशन फैक्टर था। इतनी सैलरी मिल जाए, 50,000 रुपये महीना मिल जाए, फिक्स हो जाए, कुछ भी करा ले भाई, टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह वगैरह सब क्लीन करवा ले, बर्तन धुलवा ले, ढाबे पे बुला ले, सब कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है इंडिविजुअल बिलीफ्स। बट कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो बिलीफ्स को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, बिलीफ्स मतलब अपने आत्मसम्मान को ज्यादा महत्व देते हैं किसी भी दूसरी चीज से। और होते हैं ऐसे लोग, कुछ लोग सैलरी चाहे 10,000 ले लेंगे मगर काम वो करेंगे जिसमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो गुड भाई। दूसरा ग्रुप्स लेवल। ग्रुप्स लेवल मतलब क्रिएट इफेक्टिव टीम्स। यहाँ पर टीम बना के काम होता है। टीम कैसे खेलते हैं यहाँ पे? टीम बना के। ठीक है, टीम बना के खेलते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम तो भाई ये एग्जाम्पल नहीं है कोई। ठीक है, टीम बनाने की बात करी है मैंने, पर्सन बोला मैंने, 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन, बेस्ट है। हाँ, दूसरा उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इनहैंस ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप्स एक्टिविटीज को इनहैंस करना है, बेटर वे में आगे बढ़ाना है, ग्रुप्स में एक्टिविटीज करनी है। आपने कभी ग्रुप एक्टिविटी करी भाई? ग्रुप्स में एक्टिविटीज करना होता है बर्डन वाला काम। वहां हम जाते थे, मैं मेरा दोस्त, हम दोनों ग्रुप में जाते थे एक्टिविटीज करने। एक्टिविटीज तो होती नहीं थी, वहां पे चल जाता था शिनचैन और उसकी मम्मी ले आती थी पेप्सी। उस टाइम पे पेप्सी का एक गिलास होता था, शिनचैन देख रहे होते थे, पूरे में खा रहे हैं, सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उतनी देर में फिर हम बैट बॉल खेलने निकल जाते हैं। पढ़ाई तो भूल ही जाओ, पढ़ाई तो सेकेंडरी पर्पज है हमारा, पढ़ाई तो हम करने नहीं जाते थे। ठीक है, पता नहीं कैसे आज पढ़ा रहे हैं। इनहैंस ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप्स तो एक्टिविटीज, बस ये सब। और अगर बॉयज जाते हैं तो उनका तो ये रहता है, गर्ल्स जाती हैं तो उनके ग्रुप एक्टिविटीज में होता है उनकी चुगलियां, बातें। ठीक है, और किसकी बातें?
बॉयफ्रेंड की बातें, लड़कों की बातें और भी वगैरह वगैरह बातें, तो भाई इन बातों में उनका टाइम निकल जाता है। फिर वो डिस्कस करती है मेरा नेल पेंट कैसा है, फिर वो डिस्कस करती है नेल पेंट्स के बाद जो भी मेरी ड्रेसिंग है, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ठीक है। एग्जाम की कोई डिस्कशन नहीं होती भाई उनके में भी, सेम है। ऐसा नहीं है कि बॉयज बॉयज करते हैं, आई प्राउड ऑफ यू, ठीक है, सब करते हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिक्स फैक्टर, लीडरशिप, पावर और कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मुसीबतों से बचने का तरीका निकालना। कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए? तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे पर्सन होने चाहिए टीम में जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि बढ़ाएं, ठीक है। हम, मेरे को एक किस्सा याद आया, एक बार हम गए थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम सारे गए थे घूमने खेलने के लिए, ठीक है। हमें याद आया, हमने बोला था बैट बॉल लेके आनी है, बैट और बॉल लेके आना। तो बॉल तो आई नहीं थी, बैट आ गया था। एक बॉल लेके आए थे, बॉल से जब हम खेलने लगे तो वो 2 शॉट में फट गई बॉल। अब सारे यहाँ पे वो दे रहे हैं अपने अपने ओपिनियन, परसेप्शन दे रहे हैं कि भाई बॉल को लाए कैसे जाए, पैसे है नहीं किसी के पास, बॉल कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो बॉल ना होने की वजह से आधा घंटा डिस्कशन चली। फिर डिस्कशन करके ये तय किया कि चलो घर चल लेते हैं, ठीक है, घर चल लेते हैं, घर जाके अगली बॉल लेके आएंगे, कल खेल लेंगे। घर जाके मस्त बैठे रहे और कुछ नहीं करा हमने। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लीडरशिप, पावर। ग्रुप्स के अंदर लीडरशिप ज्यादा होती है, उसमें एक लीडर होता है, हर ग्रुप में एक लीडर होता है, ठीक है। चाहे बॉयज हो, गर्ल्स हो, या बड़ी कलीग हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, हर तरह का लीडर होता है जो सबको ऑर्डर देता है। एक ऐसा बंदा जरूर होगा जिसकी बातें सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पार्टी करने जा रहे हो तो सबको खाने का अलग अलग शौक होता है कि मेरे को ये खाना ये खाना। उसमें एक पर्सन ऐसा होता है जो बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, सबकी छोड़ो, एक चाप मंगा लेते हैं, 2 रोटी नान, 2 पराठे, इतना ये इतना वो जो बोल देगा वो सब आएगा। बाकी तो सब ऐसे मुंह उठा के मंगा ले भाई, जो मंगाएगा खा लेंगे, हम भी मंगा ले। बाकी सब ऐसे करते हैं। और मैं जो हूँ, मैं भी उसी में से था। किसमें से? डिसीजन लेने वाला नहीं था, मैं भी मंगा ले भाई, खा लेंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से। उसके बाद आता है पावर, ठीक है। लीडरशिप में या फिर ग्रुप्स लेवल पे पावर्स जो है, अथॉरिटी जो है दी जाती है ताकि आप काम को इफेक्टिव वे में कर सको। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल, यहां पर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना कि आपका जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है, कितना ज्यादा लार्ज आपका मॉडल है, बिजनेस है, स्ट्रक्चर है, तो उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस द इफेक्टिवनेस, कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर है या इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इंटरनली फैक्टर है या फिर कोई दूसरा साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को देखना, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड। काफी बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके लिए हमें एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत होती है जो उन टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करके काम को आगे बढ़ा सके। तो इन्वायरमेंटल के टाइम पे या टेक्नोलॉजी के टाइम पे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, वो बड़े लेवल पे होते हैं। बड़े लेवल पे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जहाँ पे ये डिस्कशन करते हैं अपने स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। किसको मैनेज करने के लिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये अपने नीचे टीम बिल्ड करते हैं, उन टीम्स को, वर्कर्स को वर्कशॉप दें कि भाई आपको ये अथॉरिटी दी गई, आप ये काम करोगे, और टाइम टू टाइम सुपरविजन उनका लेना होता है, ठीक है। बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, ना मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। तो ये थे आपके नेचर्स एंड लेवल्स ऑफ ओबी। आई विश आपको ये समझ आए होंगे। अब आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को और भी आगे लिखवाना है तो इसको उतार लो। अब हम आ चुके हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा है मॉडल्स ऑफ ओबी, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था नेचर्स वगैरह, अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स, फिर हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स। तो मॉडल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑर्थोटेनिज्म। तो शुरू करते हैं अब हम हमारा मॉडल्स। तो मैंने यहाँ पे मॉडल्स लिख दिए हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। 4 मॉडल्स हैं, 5 यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल हमारा जो आता है
ये है हमारा यू। तो सबसे पहला मॉडल है हमारा ऑर्थोटेरिनिज्म्स। ऑर्थोटेरिनिज्म्स मतलब होता है कि जितने भी वेल वर्क नहीं हो रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपको सुपरविजन करने हैं, वो आपको मेंटेन करने हैं और उन पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से उनके कोज और इफेक्ट पे ध्यान दिया जाए, उनको किस तरह से वेल तौर पे काम कराया जाए, और जो स्टाफ्स हैं, जो मेंबर्स हैं, ऑर्थोटेरिज्म ये बताता है कि किस तरह से उनसे काम में लिए जाए। ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी रुक रही है, तो उन चीजों को बेटर तरीके से यूटिलाइज करा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जाए। रिसोर्सेज का जब अच्छा यूज होगा तब क्या होगा, हमारा ऑर्थोटेरिनिज्म बढ़ेगा, हमारी ग्रोथ जो है बढ़ेगी, हमारा जो वेल परफॉर्मेंस है वो आएगा निकल के। ठीक है, सेकेंड आता है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब होता है आपको चेक करना है, आपको टाइम टू टाइम प्रायोरिटी देनी है, आपको जो भी एम्प्लॉय काम करके सौंप रहे हैं उन पे आपको चेक करना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको कुछ भी अगर वेस्टिंग वगैरह लग रही है आपको, तो वो उन चीज़ों से रोकना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी। इसका प्रायोरिटी वर्क क्या होता है, प्रायोरिटी वर्क ये होता है कि जो भी काम करके मिला है उसको आपको रिव्यू करना है, चेक करना है, उसको देखना है, सुपरवाइज करना है। अगर वो अच्छा है तो उसके लिए मोटिवेट भी कर सकते हो या फिर आप रिवॉर्ड्स वगैरह भी दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज को। फिर आता है सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब होता है ये एक सपोर्ट टीम की तरह वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो भी काम चल रहा है बस उसमें आपको एक सपोर्टिव रोल निभाना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओबी के अंदर जो आप डायरेक्शन कर रहे हो, जो आप लीडरशिप मेंटेन कर रहे हो, तो उनमें आप सपोर्टिव रोल निभाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब होता है एक तरह से एंटाइटी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड एंटाइटी हो गई या फिर कोई भी बैंक्स हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, तो उन कॉर्पोरेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे गोल्स तक लेकर जाएं, सॉर्ट आउट कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके किस तरह से उसको गोल अचीविंग बनाना है, तो वो काम सारे कोऑपरेटिव करती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं नीचे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स ऑफ ओबी। ओबी के एलिमेंट्स क्या है? पहला एलिमेंट्स होता है पीपल्स। देखो, एलिमेंट्स मतलब होते हैं तत्व, किसी भी चीज के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को बनाने के लिए टोटल 5 तत्व होते हैं। ठीक है, 5 तत्व जैसे हवा, पानी, आग, ये सब होते हैं ना, धरती, आकाश। तो इसी तरह हमारे ओबी को बनाने में भी कुछ तत्व लगे हैं। पहला होता है हमारे लोग, मतलब कि पीपल्स। अगर लोग ना हो काम करने वाले तो आप अपने गोल्स को अटेन नहीं कर सकते। बस नॉर्मल सी चीज है। आपको कौन कौन से तत्व चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए? सिंपल सी बात है, पहला हमें लोग चाहिए, इंसान चाहिए, कोई भी लेबर चाहिए जो हमारे काम को सुने, काम को कर सके, वेल परफॉर्म कर सके। दूसरा प्रोसेस प्रोसेस डिजाइन। आपको डिजाइन भी तो बनाना है कि किसको कौन सा काम देना है। डिजाइन मतलब ड्राइंग से नहीं है भाई, डिजाइन मतलब होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। जैसे शूज की फैक्ट्री है तो शूज के ऊपर के लेसेस कहीं और बन रहे हैं, नीचे का शॉल अलग बन रहा है, उसकी प्रिंटिंग डाई अलग हो रहे हैं वो, ठीक है, और आगे डिस्पैच वो किसी और डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो वो डिजाइन करना कि लोगों को, फिर मान लो मैंने 100 लोगों को हायर करा, उन 100 लोगों को मैं किस जगह पे काम दूंगा। ठीक है, ABCD मैंने जो भी अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे बना रखे हैं, तो मैं इनमें से कौन से डिपार्टमेंट में उनको डालूंगा, A में डालूंगा, B में डालूंगा, C में और D में। हम छाटेंगे, फिर उनको उनका काम सौंपेंगे डिजाइन करने के बाद। टेक्नोलॉजी मतलब होते हैं रिसोर्सेज। जो भी गिवन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइडेड है उनसे आपको एक बेटर अपना इफेक्टिव आउटपुट निकालना है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद रिलेशनशिप्स एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एलिमेंट का। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने अगर मान लो 100 वर्करों का इंटरव्यू लेके उसको हायर करा है, ठीक है, अब उन 100 में से सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, अननोन है। अब उनको एक दूसरे से नोन कौन कराएगा? जब वो काम करेंगे, जब वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, घुले मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तब वो एक दूसरे को जानेंगे। तो रिलेशनशिप जब हो जाएगी तो ओबी का मोटिव भी होता है एक तरह से रिलेशनशिप बैठाना। जब वो कोऑर्डिनेशन होगा तो काम इफेक्टिव तौर पे बाहर आएगा। ठीक है, फिर आता है सराउंडिंग। आपका एनवायरनमेंट भी इसको इफेक्ट करता है।
ठीक है। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो काम में बाधा डालते हैं, तो उन बाधाओं से दूर करने के लिए एक तत्व होता है सराउंडिंग। आपको एक एनवायरनमेंट भी देना है, जैसे कि आपने इनको काम तो सौंप दिया, अब इनको एनवायरनमेंट भी दो। मतलब कि अगर यहाँ पर लगता है गर्मी का सीजन है और आपके पास पंखे नहीं है, तो आप इनके लिए एसी, पंखे, कूलर्स वगैरह जो भी पॉसिबल हो वो लगवाएं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को गर्मी से बचना होगा उससे, ठीक है। और जितना जल्दी ऐसा होगा तो ये और जल्दी अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। और एनवायरनमेंट में और क्या दे सकते हैं? एनवायरनमेंट में ये दे सकते हैं कि हर एक किसी की बात को, सजेशन को लिया जा सके। अगर मान लो कोई भी अच्छा सजेशन है तो उसको अडेप्ट कर सके, और हर एक किसी को फ्रीली, बोलते हैं ना फ्रीली, फ्रीडम, कि काम के प्रति अथॉरिटी दे दी जाए, ठीक है, कि आपको ये रोल करने, उनके काम उनको बांट दिए जाए, ठीक है। दूसरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनकी इच्छा के अनुसार काम अगर बांटा जाएगा तो ये सब नहीं होगा। पार्टनर्स सही होने चाहिए, पहली चीज तो। पार्टनर्स में ज्यादातर लड़ाई होती है सराउंडिंग में, ठीक है, कि एक पार्टनर दूसरे की प्रोग्रेस से जल रहा है, फिर वो काम नहीं कर रहा है, रोक रहा है, तो ये सब चीजें होती है। तो एलिमेंट्स इसीलिए जरूरी होते हैं कि ये सब चीजें कम हो। फिर आता है इमरजेंस ऑफ ओबी। ओबी के इमरजेंस क्या है? ओबी का जन्म कब हुआ था, ओबी कैसे डेवलप हुआ, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें सबसे मेन चीजें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे है द बिगिनिंग ऑफ 1760 मैक्स वेबर। मैक्स वेबर 1760 में सबसे पहले रिसर्च करके इंट्रोड्यूस करा था ओबी कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को भी मैच करना पड़ेगा, बिहेवियर को भी लेके चलना पड़ेगा कि किस तरह से एक पर्सन का इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर, ठीक है। अब देखो ओबी को जो डिफाइन करा गया है बिहेवियर, ये बिगिनिंग हुई थी 1760 में। कब हुई थी भाई? 1760 के अंदर, ठीक है। और मैक्स वेबर ने इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा था। क्या कहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी, एक मिनट भाई, आगे लिखा है उसके बाद द न्यू प्रोडक्शन मेथड। उसके बाद लिखा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में द न्यू प्रोडक्शन मेथड। देखो इसके अंदर क्या हुआ था कि नया प्रोडक्शन मेथड जो है ना वो लाया गया था। नया प्रोडक्शन मेथड से मतलब क्या है कि यहाँ पर नई नई पॉलिसीज बनाई गई थी किसी भी तरह के प्रोडक्शन वगैरह को लेकर। यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉई, स्टाफ्स वगैरह को जॉब प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है, ताकि वो अपना काम जो है इफेक्टिव तौर पे कर सकें। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया है, ओके। तो आगे उसके बाद लिखा है न्यू स्ट्रक्चर, न्यू एम्प्लॉय डिमांड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या हुआ था कि नया जो है वो स्ट्रक्चर बिल्ड करा गया था। जो नया स्ट्रक्चर के साथ साथ एम्प्लॉय की जो नई नई भर्ती है, रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारी यहाँ पे करी गई थी। साथ ही साथ उनकी डिमांड्स पर ध्यान दिया गया था कि जो नए एम्प्लॉयज आने वाले हैं या जो कंपनी है या जो सप्लाई करनी है हमें, वो क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ बनानी है। तो इंडस्ट्रीज का मेनली रिवोल्यूशन 1760 मैक्स वेबर द्वारा जब यहाँ पे आया गया था, तब ये ओबी का यहाँ पे रिसर्च हुआ था। क्लियर है? अब यहाँ पे सेकंड जो इसके बाद आया वो आया यहाँ पे 1890 के अंदर। 1890s के अंदर जो FW टेलर थे, ठीक है, इनका नाम है टेलर, तो इनका पूरा नाम है FW टेलर। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने। टोटल रूल है इनके प्रिंसिपल्स है 14, ठीक है, जिसमें यूनिटी है, स्केलर ऑफ चैन है, कोऑर्डिनेशन है, अथॉरिटी है, और भी बहुत सारे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क है। तो ऐसे करके इन्होंने 14 रूल बनाए थे कि जब भी ओबी होगा तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर तौर पे काम होगा, एक प्रोसेस होगी, एक चैन होगी कि टॉप लेवल से लास्ट लेवल तक काम होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, हर एक किसी को उसका काम बांटा जाएगा और हर एक किसी के ऊपर सेंट्रलाइज्ड उनके पावर्स दी जाएंगी कि भाई जो काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड पावर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने डेवलप किया था फील्ड ऑफ साइंस को भी, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले साइंस आर्ट्स का। तो फील्ड ऑफ साइंस यहीं से डेवलप हुई थी। ये एक तरह से फादर ऑफ ओबी माने जाते हैं या फिर फादर ऑफ प्रिंसिपल्स बोल सकते हो आप इनके, ठीक है, प्रिंसिपल्स के। फिर आता है 1930s और 1950s। 1930 में इसको थोड़ा और डेवलप करा गया, किसको? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डेवलप करा गया। और 1930 से 1950 एक ऐसा स्टेज था 20 साल का जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन रिलेशन पाया गया।
मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्टेज के अंदर ह्यूमंस की भर्ती हुई थी इंडस्ट्रियल में। बहुत सारे लोगों को काम धंधा जो है वो इंडस्ट्रियल पता चल गया था कि भाई अब इंडस्ट्री में काम धंधा रह गया और कहीं रह नहीं गया है। तो यहाँ पर लोगों की भर्ती होती थी, काम कराया जाता था, उनसे टास्क करवाए जाते थे, उनको उनका रिम्यूनरेशन मिलता था, पैसे मिलते थे। ठीक है, फिर आ गया 1960 से 70 का दौर, जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करा गया, नई टेक्नोलॉजीज लाई गई, लोगों को नए नए तौर तरीके सिखाए गए, काम सिखाया गया। ऑर्गेनाइजेशनल का साइज जो है ना वो पहले 1760 से 10 गुना बड़ा हो गया। अब जैसे ही साइज बड़ा हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिलने लगा, और हमारी जनरेशन में क्या बढ़ गया था, हमारी जनरेशन में ग्रोथ आ गई थी। ठीक है, हमारा ग्रोथ का पीक टाइम आने वाला था। फिर आता है 1980s, जिस टाइम पर हम इन्फ्लुएंस हो गए थे डिसिप्लिन्स पर। किस पर? डिसिप्लिन्स पर। फिर ऐसी थ्योरीज पर हम बिलीव करने लग गए थे, जो ये थ्योरीज हैं कि भाई अगर काम करवाना है तो लोगों को मोटिवेशन करना पड़ेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें कब आई? ये आई थी 1980s के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये क्या है कि मर्ज चल रहा है, पूरा स्टेज चल रहा है। सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ 1760 से और लास्ट गया 1980s तक, जो आपकी बुक्स में मेंशन है। स्टार्ट में मैक्स वेबर ने स्टार्ट किया था इसको, न्यू स्ट्रक्चर पॉलिसी और न्यू एम्प्लॉय एंड न्यू डिमांड के साथ। ठीक है, अब डिमांड जो है वो भी बढ़ चुकी है, पॉलिसीज भी बन चुकी हैं, एम्प्लॉयज भी बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आया साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर। दो फैक्टर लाए गए। साइकोलॉजिकल फैक्टर में अब हमने पढ़ना चालू किया कि एक इंसान की लालच क्या होती है, इंसान काम क्यों करना चाहता है। हमने शुरू में जब बिजनेस खोल दिया, हमें नहीं पता था कि इंसान आ रहे हैं और छोड़ के चले जा रहे हैं जॉब को, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। फिर हमने जब डीप स्टडी करी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना शुरू किया, तब हमें पता चला कि उनकी कुछ साइकोलॉजिकल और एक सोशियोलॉजिकल फील्ड होती है। ठीक है, एक डिमांड होती है, एक नीड होती है हर किसी की। ठीक है, सोशियोलॉजिकल मतलब उसको एक आत्मसम्मान मिले, मोटिवेशन मिले, लीडर की तरह ट्रीट करा जाए। साइकोलॉजिकल नीड मतलब कि उसके कुछ बिहेवियर होंगे, उसको देखा जाए। ठीक है, उसकी कुछ परसेप्शन होगी, उसके कुछ आइडियाज होंगे, उन पर ध्यान दिया जाए। तो ये थे हमारे इमरजेंस 1760 से। तो ये डेट याद रखना, पहली डेट है 1760, दूसरी डेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है 1890, और तीसरा फेस जो है वो है हमारा 20 साल का गैप, ये वाला। फिर आएगा 1980। तो ये टोटल 4 स्टेजेस में इमरजेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन डिसिप्लिन ऑफ ओबी। कंट्रीब्यूशन डिसिप्लिन्स, कौन कौन से डिसिप्लिन्स ओबी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिसिप्लिन देखा था, ये रे। तो डिसिप्लिन साइकोलॉजिकल था और सोशियोलॉजिकल था। कब था? 1980s में। अब क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, 20वीं सदी 21वीं सदी आ गई है। ठीक है, उससे भी ज्यादा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, और फैक्टर्स को बढ़ा चुके हैं। हमारे डिसिप्लिन जो दो थे ना, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशियोलॉजिकल, अब वो बढ़ गए हैं। अब वो दोनों तो हैं, बट उसके साथ और भी 3, 4, 5, 6 आ चुके हैं। तो सोशल साइकोलॉजिकल में क्या था, हम ये देखते थे कि सोल हार्ट कनेक्शन होता था। साइकोलॉजिकल मतलब सोल हार्ट, दिल दिमाग का कनेक्शन था। जैसे आपका दिल दिमाग का हो जाता है ना किसी लड़की से नैन मटक का, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है सोल हार्ट का। यहाँ पे आप लर्निंग सीखते थे। पहले ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते थे ना, बिल्कुल नौसिखिए लोग होते थे, बिल्कुल नौसिखिए पुराने टाइम पे। उनको सिखाया जाता था, काम करने के तरीके दिए जाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी, वर्दी दी जाती थी, एक काम करने का गुण सिखाया जाता था। तब वो एक वेल आदमी बनते थे। उनके परसेप्शंस और मोटिवेशंस का हमेशा ध्यान रखा गया है कि परसेप्शन अच्छा रखना है। ठीक है, उनके आइडियाज जो है वो हार्म नहीं होने चाहिए, लोगों का आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई ऐसा काम ना हो। उनके जो मोटिवेशन है उनको ध्यान रखा गया, उनको रिवॉर्ड टाइम टू टाइम दे। जो बोनस दिया जाता है मालिक द्वारा साल में 1 बार 2 बार, वो क्यों दिया जाता है? ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहे, वो छोड़ के कहीं ना जाए। दूसरा, फिर सोशियोलॉजिकल फैक्टर पे ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें हम स्टडी करते थे सोसाइटी की। काफी बार सोसाइटी में बड़ा अहम रोल निभाती है। सोसाइटी में जैसे जाओ ना, आप कुछ भी नहीं मिलता तो लोग बोलते क्या हुआ भाई, दिवाली पे गिफ्ट नहीं मिला? यार हमारे वाले मालिक ने तो 5000 का बोनस दिया दिवाली पे और एक स्पीकर भी दिया बड़ा वाला, और तुम्हारे ने बस एक चावल 1 किलो है। यार बेकार कंपनी है। तो सोशल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की, भाई छोड़नी है करनी है। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है, थोड़ा उसको भी देखो। ठीक है, इंटरेक्शन करना, अदर्स लोगों के साथ इंटरेक्शंस करना, बातचीत करना, लोग किस तरह से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं,
अपनी स्किल्स को उन्हें बताते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों के इमोशंस को समझना, बिहेवियर जानना, तो ये सारा सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सीखते हैं, सिर्फ एक पर्सन के माइंडसेट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जिसमें हम उसके इमोशंस, हम उसकी वैल्यूनिटी, उसका इन्वायरमेंटल सेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, कि एक पर्सन के इमोशन क्या क्या होते हैं, वो गुस्सा कब होगा, वो खुश कब होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पे उसको कब ऐसा फील होगा कि भाई मेरे को ये इन्वायरमेंट में काम नहीं करना, बहुत बुरा इन्वायरमेंट है, तो ये फील कब होगा उसको, तो ये सब चीजें। फिर उसके बाद आता है वैल्यूनिटी, हम उसको ऐसा जॉब दें या ऐसी सैलरी प्रोवाइड करें जिसपे वो काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। ठीक है, वो काम करने के साथ साथ एक इफेक्टिव आउटपुट भी गिवन करें। फिर आता है एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट मतलब आसपास के अराउंडिंग, जैसे कि फैक्टर्स हो सकते हैं माइनर, मेजर। इनमें क्या क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके घर की कुछ पर्सनल नीड है, आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, एनवायरमेंटल फैक्टर। आपके रिलेटिव्स ताने मार रहे हैं, आप गलत जगह काम कर रहे हो, वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो उन फैक्टर्स को पहचानना और उनको हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिसिप्लिन का। थर्ड के बाद फोर्थ आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मतलब जहां पे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई मुझे लीडर बनना है, सबसे ऐसा काम करना है कि सबको अपने नीचे नचाऊंगा मैं, अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा मैं। ठीक है, वो वहां पे पॉलिटिक्स वाला गेम खेलने लगते हैं। काफी ज्यादा इंडस्ट्री में, बिजनेस में ऐसा देखा गया होगा कि कुछ लोग चेला चपाटी करते हैं, मतलब कि चापलूसी करते हैं बॉस की। ठीक है, उनके नीचे नीचे घूमते रहेंगे, उनके मतलब चापलूसी मतलब इन द सेंस कि उनके नीचे उनके चट्टे बट्टे बने फिरते हैं। ठीक है, वो किस लिए करते हैं सब, क्योंकि उनको वो पावर चाहिए, ग्रोथ चाहिए और लीडर बनना है, लोगों को आगे शो ऑफ करना है। ठीक है, फेक दिखावा करना, शो ऑफ करना है बस उन्हें। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, उनको ये दिखाना है कि हम डिसीजन मेकर अच्छे हैं और हम ना अच्छे खासी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस समझ आ गया, जहां पर एक तरह से पॉलिटिक्स खेली जाती है, दूसरों का हक छीनने की बात करी जाती है। ठीक है, जहां पर दूसरों की जॉब खाने की बात होती है कि इसकी जॉब से मैं सीख लूं, इसका गुण मैं सीख लूं और इसकी जॉब खा जाऊं, इसको छुट्टी। ठीक है, और ये सब चीजें होती है। फिर आता है लास्ट हमारा इकोनॉमिक्स फैक्टर। इकोनॉमिक्स फैक्टर या इकोनॉमिक साइंस हमें क्या सिखाता है, इकोनॉमिक्स में हमने हमेशा पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है रिसोर्सेज का बेटर यूज कैसे करा जाए, यूज ऑफ बेटर एलोकेशन रिसोर्सेज। ठीक है, यूज ऑफ बेटर रिसोर्सेज अल्टरनेटिव का, आपको अल्टरनेटिव को कैसे यूज करना है। अल्टरनेटिव मतलब अगर मेरे पास ये ब्लैक मार्कर नहीं है पढ़ाने के लिए, मेरे पास इसकी जगह रेड मार्कर है, तो क्या मैं रेड मार्कर से बोर्ड पे पढ़ा सकता हूं? जी हाँ, मैं पढ़ा सकता हूं। तो अल्टरनेट क्या होता है, जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आप एक चीज को ना प्रेफर कर पा रहे हो, डॉक्टर ने मना करी हो या कोई भी रीजन हो, तो आप दूसरी उसके रिलेटेड जो है ना चीज, सेम जो हो सकती है उससे मिलती जुलती अल्टरनेटिव जो है उसको आप यूज करो। ठीक है, काफी बार चाय बना रहे हो तो चाय के टाइम पे आपको पता चलता है कि मेरे पास चीनी नहीं है, तो आप गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल कर लेते हो, बताशे का इस्तेमाल कर लेते हो। बताशे होते हैं वाइट वाइट मीठे मीठे। ठीक है, फिर आता है डिमांड। हम इसमें पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं भैया, डिमांड एंड सप्लाई। याद है डिमांड एंड सप्लाई, ये लो ग्राफ मैंने बना दिया, ये हो गया आपका डिमांड और ये हो गया सप्लाई। ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा ज्यादा, माल ज्यादा बेचने की सोचेगा, जब प्राइस बढ़ता है, ये देख लो, प्राइस हाई होगा तो हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगा, प्राइस कम रखेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा बेचने की। ठीक है, डिमांड केस में। तो ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यही तो सीखते हैं, और रिसोर्सेज का बेटर यूज कैसे करा जाए ये भी सीखते हैं, और हम साथ साथ और क्या सीखते हैं कि यूज अल्टरनेट रिसोर्सेज का कैसे करा जाए वो भी सीखते हैं। तो ये है हमारे इकोनॉमिक्स फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज वेल एज मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, ये मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो ये सारा बाबू उतार लो, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये वाला इमरजेंस, और एक ये 5 फैक्टर इंपॉर्टेंस है। अब इनको याद रखने के लिए मैंने छोटी सी एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको समझ आए, छोटी सी ट्रिक नहीं है, मैं अपने याद रखने के लिए वैसे मैंने बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप याद कैसे रखोगे इसको, सिंपल सा तरीका इसका। सबसे पहले आप लिखोगे पी 2 बार पी, फिर उसके बाद लिखोगे ASE। ठीक है, PPASE। तो आप ये वर्ड याद रख लेना। फर्स्ट P का मतलब है साइकोलॉजी, दूसरे P का मतलब है
हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल, ए का मतलब है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, एस का मतलब होता है सोशल और ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर मैं छोटी सी एक इसको जनरल टर्म में बोल सकूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पापा पंजाब आएंगे सबके, यहाँ पे लिखो पापा पंजाब आएंगे सारे इसलिए, ठीक है। पापा पंजाब आएंगे सारे इसलिए मतलब PPASE, तो ये मैंने भाई खुद के लिए बनाई थी, वैसे बहुत बुरी है मैं जानता हूँ, बट अगर तुम्हें याद रखने में हेल्पफुल है तो आप इसको यूज कर सकते हो, वरना इसको छोड़ सकते हो। आप कुछ और भी ऐसे एब्रिविएशंस अपने लिए खुद के लिए बना सकते हो, जैसे कि पप्पू पास आ, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो साड़ी इस्तेमाल, ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, तो ये आप उतार लो। इसके बाद मैं आगे लिखवाता हूँ और कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को उतार लिया होगा जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बट अब मैं बताने वाला हूं उससे आगे के कॉन्सेप्ट। अभी हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बट अब हम पढ़ने वाले हैं इसके साथ साथ नीड ऑफ मैनेजमेंट, साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओबी। मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मैनेजमेंट किस तरह से इन्वॉल्व है, दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। पहले आप समझो मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट बेसिकली टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं कि बिल्कुल इजी सरल साधारण भाषा में, ठीक है, तो समझो कल रात, ठीक है, यस्टरडे नाइट, देखो मेरे घर में बनती है हर रोज दाल चावल, तो कल रात मेरे घर में फिर से बने क्या, दाल चावल, पल्सेस राइस, ठीक है। अब यहाँ पे पल्सेस राइस जब हम लोगों ने खाए, हम 5 जनों ने खा लिए, फिर उसके बाद देखा कि चावल जो है वो थोड़े बच गए थे, मतलब कि जो राइस है वो रात को बच गए, फेंकेंगे तो है नहीं, ताजे बनाए थे, उसको ढक के रख दिया पानी में करके ताकि सुबह तक उस पर चीटी वीटी ना आए, खराब ना हो, और फ्रिज में रख दिया है फिर, ठीक है। अब हम अगली सुबह सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे सेकेंड डे, दूसरे दिन जब उठे तो हमने वो जो चावल थे दोबारा मम्मी ने क्या बनाया, रोटी सब्जी दाल वगैरह बनाई, चावल बनाए बट थोड़े बनाए इस बार, क्यों, क्योंकि कल के जो चावल थे वो रखे हुए थे और हमने उस चावल को सुबह खत्म कर दिया, नए वाले चावल जो थे वो भी खा गए, खत्म हो गए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मैनेजमेंट। अगर हम उस चावल को फेंकते तो वो वेस्ट जाता खाना और वो किसी के मुंह में जाता नहीं, ठीक है, नालियों में जाके बहता हो, वेस्टेज होता। हमने वेस्टेज को बचाने के लिए उसका यूज करा बेटर तरीके से, ये होता है मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कैसे करते हो चीजों को डेली लाइफ में, ठीक है। तो जो मैनेज करना जानता है वो एक अच्छा खासा लीडर बन सकता है। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि चीजों को मैनेज कैसे करना चाहिए। अगर मान लो आपके पास पेंसिल से काम करना है, आपको पेंसिल खत्म हो चुकी है, छोटी सी पेंसिल है, तो उस पेंसिल को मैनेज कैसे करना है वो आप सीखोगे। या उस समय एडजस्ट कैसे करना हो सकता है, जैसे कि बोलते हैं एडजस्ट और मैनेजमेंट, एडजस्ट का ही दूसरा नाम है मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से परिस्थितियों में हालात में एडजस्ट करके रहते हो, वो मैनेजमेंट कहलाता है एक तरह से। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी यही बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल में एक बिहेवियर एक इंसान का कैसा है, ठीक है। सिमिलर गोल्स को अटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है वो किस किस तरीके से सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो ये हमारे मैनेजमेंट कहलाता है। तो हमने देखा पहली चीज यूज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका बेटर वे में यूज करना हमें मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों ही सिखाते हैं। मैंने चावल वाला अभी एग्जांपल दिया था, कल रात को जो चावल बचे वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। सुबह उठ के हमने देखा खाने के लिए कुछ रखा है, चावल रखे थे, दाल बनाई, उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, फेंका नहीं, रिसोर्स का क्या करा, इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया और उसको हमने एलोकेट कर लिया सही यूज में, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। दूसरा मेकिंग डिसीजन, आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, मैनेजमेंट आपको डिसीजन लेना सिखाता है, ठीक है। डिसीजन लेना मतलब देखो
आपके पास हर दम घर में कुछ ना कुछ सामान आता रहता होगा बेसिकली, जैसे दाल खत्म हो गई तो दाल ले आई। तो आपकी मम्मी जब दाल लेने, चावल लेने, आटा, सब्जियां लेने बाहर जाती हैं तो एक बार में 50 किलो का आटे का कट्टा या 50 किलो का प्याज का कट्टा या 50 किलो आलू या 50 किलो टमाटर तो नहीं लेके आती हैं। कितने लाते हो? आधी किलो, 1 किलो, कभी कभी कोई आ गया घर में गेस्ट तो 2 किलो बस, है ना। कितने ज्यादा, अगर सस्ते मिल रहे हैं तो 3-4 किलो ले आए, उससे ज्यादा तो नहीं लाते। स्टॉक करके तो नहीं रखते 10-10, 20-20, 50-50, 1-1 कुंटल करके, नहीं ना। तो ये क्या मैनेजमेंट है, डिसीजन आप ले रहे हो। आपको पता है अगर मैं आज ला रही हूँ सेम रेट पे, कल भी सेम रेट पे मिलने वाला है मेरे को, हो सकता है 10-20 ऊपर हो, बट अगर मैं आज ले आई 50 किलो का कट्टा 500-800 रुपए का और मेरे को 50 रुपए की नीड है, तो मेरे बाकी पैसे खराब जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो सामान जो है अगले टाइम पे वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप मैनेज करके चलोगे, आप डिसीजन लोगे कि आज मेरे को थोड़ी यूनिट की क्वांटिटी की भूख है तो आज मैं उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम करूं कि जितनी मेरे में पूर्ति भी हो जाए और उसको वेस्ट भी ना जाए। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तीसरा आता है डायरेक्शन, मतलब दिशा प्रदान करना। दिशा मतलब दिशा प्रदान करना, बेटी में दान देने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपको नहीं जाना है कहीं भी दिशा, आप बैठ के स्टडी करो, एग्जाम आ रहे हैं ना आपके, आप स्टडी करो। दिशा प्रदान करना मतलब होता है कि आपको एक डायरेक्शन दिखाना, सही वे में आपको जाना है। जैसे पेरेंट्स, आप छोटे रहते हो तो आप इधर उधर कहीं भी जब जा रहे होते हैं ना रास्ते में, तो भागते खेलते हो जाते हो, कभी पत्थर मार दिया कुत्ते को, कभी रास्ते में कोई दिख गया इधर भाग गए, गली में उधर भाग रहे हो, मम्मियाँ पकड़ रही होती है आपको। मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी, रोक रही थी, दिशा दिखाती हूँ, बेटा घर उस साइड है, सीधा चल, सीधा। थप्पड़ लगेगा, पीछे से आएगा, पीछे से चौंगाट आएगा सीधा, ठीक है। पटाख से आता था मैंने, या फिर मैं आई करता था 1 घंटा, मैं रोने लगता था। तो भाई ये चीज है कि दिशा प्रदान करना आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। ये तो मैंने जनरल लाइफ का एग्जांपल दिया। अब ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको ट्रेन करा जाएगा कि आपको यूज कैसे करने हैं अपने रिसोर्सेज के, अगर आपको नहीं आते। शुरू में अगर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जाओगे तो आपको हर चीज सिखाई जाएगी, वो होता है दिशा प्रदान करना। फिर आता है गुड मेंटेन्ड ऑफ स्टाफ, ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा जो स्टाफ है उनके अंदर अच्छा खासा बिल्डअप होना चाहिए। मेंटेन हो स्टाफ, आपका स्टाफ जो है आपकी बातें सुनता हो, ठीक है, अच्छा खासा इनपुट आउटपुट आपको दे रहा हो और रिसोर्सेज का बेटर यूज कर रहा हो। तो ये सब चीजें जो है एक मैनेजमेंट में आती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी देखी जाती है। क्लियर है? चलते हैं अब हमारे नीड्स की तरफ। अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है नीड्स का। नीड्स क्या होती है मैनेजमेंट की? नीड मतलब होती है जरूरतें। मैनेजमेंट की जरूरत क्या होती है? पहला, प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। भाई हमें प्लानिंग करना है, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते हो आप। आपकी मम्मी रोज रात को खाना बनाती है, कितना बनाती है? भंडारे की तरह 50 किलो का भगोना लेके, पतीला लेके चढ़ा देती है कि उसमें 50 किलो दाल, कि आप सबके लिए भंडारा करवाना है? नहीं करवाना। कितनी दाल बनाती है? 1 कटोरी, 2 कटोरी। 5 लोगों का खाना बनाना है तो 5 लोगों का खाना मतलब आधी किलो दाल बना दिया, तो पहिया भर दाल बना दी। अगर रोटी खानी है, 2 लोगों की फैमिली है, 2 लोगों में कितनी रोटी खाओगे? ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 12, 15, 20 हजार तो नहीं खाएगा। 20 मैक्स टू मैक्स 20, भाई हद हो गई 20 भी। 4 रोटी एक बंदा खाएगा, 2 रोटी 8 रोटी हो जाएगी। तो प्लान करने के बनाओ ना, ये आटा उतना ही सानो जितनी जरूरत है, प्लानिंग करो। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तो इसीलिए जरूरत होती है मैनेजमेंट में। घर का जो काम करना होता है ना, संभालना होता है, कपड़े कहाँ रहेंगे, दाल चावल चीनी राशन कहाँ रहेगा, ठीक है, पंखे ऊपर लगेंगे, ठीक है, और जो भी दरी बिस्तरे कहाँ रखा रहेगा, आपका बेड कहाँ लगेगा, आपकी चप्पलें कहाँ रहेंगी, मैनेजमेंट है ये। क्या है? डेली लाइफ के टास्क को पूरा करना ही मैनेजमेंट है। देखो मैंने लिखा है डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं, मैनेजमेंट इन्हीं से आता है, सीखने से आता है। आप अपने घर से ही मैनेजमेंट करना सीखते हो। आप सीखते हो ना कि जब भी मैं बाहर जाऊंगी या जाऊंगा, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, सुंदर सा थोपड़ा लेके जाऊंगा, ऐसा प्यारा सा क्यूट सा थोपड़ा, ठीक है। मैं थोड़ी बाल इधर को करके ऐसे 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 करके, हाँ वहाँ ऐसे बहा के ऐसे करके लेके जाऊंगी, ठीक है। मैं जुल्फे ऐसे करके थोड़ी सी निकाल के लेके जाऊंगी, पर्सनल हो गया, ठीक है, छोड़ो वो बात। बट ना यहाँ पे डेली लाइफ के टास्क से हम मैनेजमेंट को सीखते हैं, ये कहने का मतलब है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना। जैसे मैंने बोला पार्टी ऑर्गेनाइज करो, मतलब पार्टी का प्रबंध करो आप, ठीक है। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने आपको पेमेंट कर दिया है। ऑर्गेनाइज मतलब आप चीजों को, अगर आपके मामा मौसा चाचा ताई आ रहे हैं, उन्होंने बोला हम आज आ रहे हैं आपका बर्थडे पे, बेटा घर आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आप ऑर्गेनाइज करने लग जाओगे। क्या ऑर्गेनाइज करोगे? कि मामा आ रहे हैं, खाना बनाना है, पनीर की सब्जी, भाग के जाके पनीर ले गया दुकान वाले से, मम्मी बोलती है ना ऐसी। और अगर यहीं पे अगर बुआ के पापा की फैमिली वाले से आ रहे हैं तो मम्मी बोलती है कल की दाल रोटी भिंडी रखी है, वो खिला दूंगी मैं, उससे ज्यादा आने की जरूरत नहीं, बहुत है वो, ठीक है। तो ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग का।
ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपको प्रबंध करना सिखाती है। फिर आता है बेस्ट सिलेक्शन चॉइसेस। बेस्ट सिलेक्शन चॉइसेस ना ये मैनेजमेंट नहीं सिखाती, इसको तो आप गर्ल्स से सीख सकते हो भाई। उनकी चॉइसेस हा पूछो मत। एक एक घंटा 2-2 घंटा कभी उनके साथ जाओगे कॉस्मेटिक की दुकान पे, आप चले जाओ बाई चांस गलती से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर कोई बहन सिस्टर या कोई भी रिलेशन में, एक बार चले जाओ बस। आप पैसे आपकी जेब में होने चाहिए 8-10 हज़ार रुपये, आपने बोल दिया शॉपिंग करवाने चल रहा हूँ, चल बेटा तू। अब वो शॉपिंग में 2 घंटा 3 घंटा, ये लिपस्टिक अच्छी है, ये नेल पॉलिश अच्छी है, ये ज्वेलरी अच्छी, ये वो अच्छी, वो अच्छी है, और लास्ट में कोई अच्छा नहीं है, यहाँ से चलो दूसरी दुकान पे चेक करेंगे, फिर दूसरी दुकान पे कंटिन्यू सेम थिंग के लिए 3 घंटे। भाई बॉयज का बॉयज समझ सकता है, पसीना निकल जाता है उस टाइम पे, ठीक है, जो ये हालतें होती है भाई। तो बेस्ट सिलेक्शन चॉइसेस गर्ल्स को बड़ी अच्छी करनी आती है, ऐसा सिलेक्ट करके लाएगी फिर 4 लोग तारीफ करेंगे, कितने का सिलेक्ट करके लाएगी, यार बड़ा अच्छा लग रहा है जरा ये टॉप तो, हाँ मेरा बस 2 मिनट में गई थी अपने भाई के साथ शॉपिंग करके, 10 मिनट में आ गई, ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। भाई यूँ सोच रहा होता है काश मेरे पास अभी कुछ ऐसा होता कि मैं इसकी वाट लगा देता, ठीक है। तो भाई ये सब होता रहता है। यूज इन डेली लाइफ टास्क, डेली लाइफ के टास्क में रूटीन में आप मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते रहते हो, अभी बताया था। फिर आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल भी होते हैं, टॉप लेवल, सीनियर लेवल, जूनियर लेवल, हाई लेवल, कैसे घर के अंदर भी होते हैं भाई, होते हैं। देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपके जो पापा वो है टॉप लेवल, टॉप अथॉरिटी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो घर को बना के चलते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कौन सी आती है, कार लोन कैसे देना है, होम लोन कैसे चुकाना है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, घर बनवाना है मेरे को, अभी ये पीएफ करना है, फैमिली चलानी है, खर्चे मेरे इतने हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टॉप लेवल की। लोअर लेवल की मतलब सबसे छोटा जो होगा भाई बहन, 2 साल का 3 साल का, ये सबसे छोटे आप हो, मान लो कॉलेज में, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे नीचे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार पेपर में पास कैसे होना है, बस ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बर्तन मम्मी ने बोल दिया धोने को, बर्तन पड़ेंगे अंदर धोऊं, सुबह धोऊं कि शाम को धोऊं, मम्मी आने से पहले तो धो ही दूंगी। सुबह उठो कितने बजे, 8 बजे उठ जाऊँ क्या, नहीं, सौरभ का फोन तो 9 बजे आता है मेरे बॉयफ्रेंड का, तो मैं 12 बजे उठती हूँ, तो 12 बजे उठूंगी सो के, मुँह हाथ बिना धोए ऐसे करके, कंगी वंगी करेंगी, हाँ तो अब पढ़ने बैठ गए। फिर सुबह उठेंगे, नींद से मम्मी क्यों उठा दिया मेरे को 8-9 बजे 10 बजे। भाई लड़के उठ जाते हैं 6-6, 7-7 बजे, कुछ लड़के को छोड़ के, ठीक है, उठ जाते हैं 8-9 बजे, बट जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स है वो 9 बजे के बाद, 9 तो बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, 12 बजे से बाद पहले तो कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंट्रोलिंग। लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया, हर किसी की लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक का, सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं, उनके कुछ काम होते हैं, लेवल सबके निकलेंगे वो जो यहाँ पे 6 बजे तक खड़ा रहेगा या 6 बजे से उठ के पढ़ेगा, 12 बजे उठ के पढ़ने वाले के लेवल नहीं निकलते। कंट्रोलिंग डायरेक्शन, कंट्रोलिंग मतलब होता है चीजों पे नियंत्रण करना। घर में मम्मी कैसे नियंत्रण करती है, एक बेलन और एक चप्पल से पूरा घर नियंत्रण में रहता है, पापा से लेके छोटू तक, ठीक है। फिर आता है डायरेक्शन, मतलब दिशा प्रदान करना। फिर मैंने दिशा की बात कर दी, दिशा आप पढ़ो, कहीं नहीं जाना आपको, पढ़ो आप, एक रास्ता दिखाने को बोला मैंने, वे, ठीक है। तो उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं भाई, जो नीड है ना वही कार्य आएंगे और कुछ स्पेशल नहीं है। देखो प्लानिंग डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, तो इसके अंदर अभी कितना आएगा, कंट्रोलिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग में ये आ गया, स्टाफिंग छोड़ दो, स्टाफिंग का मैंने मिनस बताया तो स्टाफिंग बता देता हूँ। स्टाफिंग मतलब होता है भर्ती करना, चयन करना, नए लोगों को हायर करना, ठीक है। हायर मतलब आप उनकी एबिलिटी देखोगे, उनके अंदर कितना वर्क एक्सपीरियंस है, पोटेंशियल है, काम करते टाइम सोता तो नहीं है, मक्कार तो नहीं है, धोखेबाज तो नहीं है, लॉयल तो नहीं है, जो क्वालिटी आप अपने बीएफ में, अपनी जीएफ में चाहते हो वो सारी क्वालिटी एक नीड ऑफ मैनेजमेंट में भी आती है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में एक आदमी, एक बॉस भी अपने एम्प्लॉय में वही क्वालिटी चाहता है जो आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हो। लॉयल हो, बॉस भी यही चाहेगा कि मेरा एम्प्लॉय लॉयल हो। आप चाहोगे कि मेरी पूरे दिन सुने, बॉस भी यही चाहेगा कि मेरा पूरे दिन सुनता रहे, ठीक है। तो भाई आपसे ज्यादा अच्छा बॉस मैनेजमेंट करना, बॉस भी सेम वही मैनेजमेंट करता है जो आप करते हो, ठीक है। हाँ, बॉस भी क्या करता है, उनकी गर्दन को अपने हलक के अंदर दबा के रखता है, निचोड़ के ऐसे करके, ऐसे पैर रख के उस पर दबा देता है बंदों की। और सेम ऐसे ही गर्लफ्रेंड भी, लड़कियां होती है वो लड़कों की गर्दन निचोड़ के ऐसे बांध के रखती है, पूरा घोट के, कैसे भागेगा तू मेरा है, मेरा बंदा है, तेरे ऊपर मेरा हक है, ठीक है। ये छोड़ो, कभी कभी हो जाता है कुछ ज्यादा ही फ्लो में, तो बट फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं
ओबी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रल मैनेजमेंट। ओबी जो है वो इंटीग्रल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। भाई मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही मैनेजमेंट है। फिर इसमें बात ही क्या इंपॉर्टेंट वाली, सेम चीज है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, दोनों की ओर से ग्रीन सिग्नल आना चाहिए कि भाई तू और मैं दोनों की बननी चाहिए, तब तो काम चलेगा। कुछ लोगों का ड्यूटी जाने के टाइम पे या ऑफिस जाने के टाइम पे मुंह बन जाता है कि भाई ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से वही ITR फाइल करनी है, रिटर्न भरनी है, GSTR 1 भी पुट करनी है, ठीक है, डेटा फीड करना है, फिर से वही कॉल लगानी है क्लाइंट्स को, भाई मेरे से नहीं होगा। और कुछ लोग कॉलिंग वाले तो अलग ही चल रहे हैं, हेलो आपका कार्ड डिस्पैच करवा दें, स्मार्ट कार्ड है, इतनी इतनी लिमिट मिलेगी, है वो है फलाना ढिंगा। और फिर आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वाले, मेरे में भी है कुछ सब्सक्राइबर, पूरे दिन स्टेटस स्क्रीनशॉट उनके पता क्या लगते हैं, बैंक में 10 लाख रुपए पर डे की इनकम उनकी आ रही होती है और उनसे 100 रुपए नहीं निकल रहे होते, फिर नोट्स के लिए निकल रहे हैं 100 रुपए हैं सच्ची में। ये रहा मेरा नंबर भाई, अभी मैसेज करो, नोट्स ले लो फटाफट से, बाय कर लो, है तो बताओ। फिर स्क्रीनशॉट मत दिखाना मेरे आगे, फिर दिखना मत हमें बिना स्क्रीनशॉट के आना। तो भाई रिलेशन मैनेजमेंट करना होता है, सिंपल सा, ठीक है। फिर आ रहा होता है उसके बाद इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन इंप्रूव करने होते हैं, मतलब कि इंडस्ट्रियल में आप वर्क कर रहे हो तो अपने कोऑर्डिनेशन स्टाफ्स के साथ, कलीग्स के साथ आप किस तरह से इफेक्टिव वे में काम कर रहे हो, तो वो सब आपको मैनेज करना है। फिर आता है थर्ड उसके बाद मोटिवेटिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करना कोई छोटा टास्क नहीं, बहुत बड़ा टास्क होता है, बट हम उसको छोटा बना के बताएंगे। मोटिवेट मतलब होता है कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, वो किसी गम में डूबा पड़ा है, उसको उसके गम से निकालना मोटिवेट एम्प्लॉय होता है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप एक लीडर हो, उसके क्या हो, लीडर हो, ठीक है। कह रहा पापा है उसका भाई लीडर है, पापा नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर बदलता रहता है, प्रिडिक्ट होता है, उसको प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, अन्वेषण करना किसी चीज की, ठीक है। अनुमान लगाना कि भाई कल बारिश आएगी या नहीं आएगी, जैसे वेदर वाले होते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को। तो आपको वेदर को नहीं, आपको ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि आज मेरे वाले का मूड कैसा होगा, ठीक है। आज मैं उसको बाबू शर्मा को क्या दूं, तो प्रिडिक्ट जैसे आप कर लेते हो, ठीक है। वो ही चीज प्रिडिक्ट करनी है आपको कि अगर सामने वाले का मैसेज नहीं आया तो आप प्रिडिक्ट करोगे क्यों नहीं आया यार, मैसेज 6 घंटे हो गए, कोई गलत तो नहीं बोल दिया रात को, कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं होगी हमारी, तो वो प्रिडिक्टिंग में आ जाता है। भाई इतना सारा होने के बाद चैप्टर ऑलमोस्ट 90% कवर हो गया है, सिर्फ 10% रह गया, सिर्फ 20-25 मिनट और लूंगा वीडियो में, ठीक है। मैं जानता हूँ वीडियो 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी हो गई, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हो पसीने भाई बह रहे हैं, मेहनत है यार, मगर तुम नहीं समझोगे, समझते होते तो नोट्स ले लेते ना अभी तक मेरे से, या लाइक कर देते वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेते चैनल को, बट नहीं समझ रहे क्या बात है। तो भाई आधा घंटा और लूंगा बस, मैक्स टू मैक्स। 2 की स्पीड करके देखो, 2 की देख। तो अब आधा घंटा हो रह गया, इसमें मैं बताने वाला हूँ सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेस है, लास्ट में रखते हैं भाई बेस को। तो अब आप बोलोगे पहले बताते हैं हॉथॉर्न स्टडीज पिछले प्रीवियस सालों से आ रही है बार बार एग्जामिनेशन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, एक केस है हॉथॉर्न स्टडीज। आपको मैं बताता हूँ ये केस है क्या। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री कंपनी का केस है। एक्चुअल में वहां पे एक पर्सन था जिसका नाम था EM की फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उसने ये स्टडी करी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री में 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए उसने, एक्चुअल में रियल लाइफ में अपने वर्कर्स पे। एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं ये 4 एक्सपेरिमेंट करता हूं तो इससे मेरी प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी या मेरी प्रोडक्शन कम होगी। तो मैं एक रियल केस आपको समझाऊंगा, ठीक है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज ए सीरीज ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्टिंग सीरीज है, ठीक है भाई। इसके ऊपर मूवीज भी बनेगी। और देखो ये सीरीज जो है ना, स्टार्ट कब हुई थी, ये हुई थी यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर 1927 से 1932 के अंदर इस सीरीज को कंडक्ट कराया गया था। 1927 से 1932 के अंदर, याद रख लो भाई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1927 से लेके 1932 के अंदर इस सीरीज को कंडक्ट कराया गया था। और ये ना
वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर हुआ था एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल में ट्रू रियल लाइफ में। कहाँ पे हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था। 1927 से 1932 4 साल के अंदर हुआ था। और कंडक्ट किसने कराया था ये इलेक्ट्रॉनिकल एक्सपेरिमेंट? ये कंडक्ट कराने वाले महान इंसान जो है उनका नाम जो है वो बड़ा प्यारा नाम है, उनका नाम है एल्टोन मायो। क्या बोला? एल्टोन मायो। अगर मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया है तो यही है, एल्टोन मायो। ठीक है, तो एल्टोन मायो ने 1927 से 1932 में एक हॉथोर्न टेस्ट कंडक्ट कराया। ये देखना चाह रहा था आदमी कि अगर मैं 2 बत्ती बुझा दूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी। ठीक है, 2 बत्ती बुझाने पर अंधेरे में क्या काम करते हैं हम लोग? ठीक है, वो वाला काम नहीं यार, तुम गलत चले जाते हो बार बार। ठीक है, कह रहा इट हैज 4 स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज चेक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पीपल्स। उनकी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस चेक करने के लिए 4 अलग अलग टेस्ट कराए थे। मैं चारों टेस्ट बताऊंगा आपको, ये उतार लो। और हाँ, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। क्या याद रखना है? कि इसको हॉथोर्न स्टडीज बोला जाता है। 1927 से 1932 में इसको कंडक्ट कराया गया था। इसको कहाँ कंडक्ट कराया था? यूएसए के अंदर, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर हुआ था ये। इनको कंडक्ट कराने वाले इंसान का नाम है एल्टोन मायो। ठीक है, और इसके 4 स्टेजेस हैं। तो अब इसको उतार लो। अभी मैंने जो बताया था हॉथोर्न के बारे में, अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हॉथोर्न का। तो अगर आपने पीछे का देखा नहीं था तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया एक लाइन, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। हॉथोर्न एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है जो कि एल्टोन मायो द्वारा दी गई है 1920 में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, 1927 से 1932 तक जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यूएसए के अंदर 4 स्टेजेस में ये एक्सपेरिमेंट कराया गया था। 4 स्टेजेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट टॉपिक है। एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। मैं चारों एक्सपेरिमेंटल स्टेज आपको ब्रीफली 101% क्लियरिटी कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपसे सारी चीजें क्लियर हो जाए। पहला आता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एक लाइट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें 1928 में एल्टन मायो ने यह देखना चाहा कि एक फैक्ट्री के अंदर अगर हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो लाइट्स अगर हम बंद चालू करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो इस स्टेज को कैसे कराया गया? वेरिंग लाइट ऑफ इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, इसका नाम है ये, कि लाइट्स जब बंद चालू होगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो, इसको ना 2 ग्रुप्स में कराया गया था एक्सपेरिमेंट को। ये देखो, ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में ये मान लो कम से कम 50 वर्कर काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। 50 लोगों के ऊपर मान लो ऊपर सर पे ना 100 लाइटें लगी हैं। कितनी लाइटें लगी है भाई? 100 लाइटें लगी हुई हैं। ठीक है, सर के ऊपर मतलब ऐसे छत में 100 लाइटें लगा रखी हैं उन्होंने। अब 2 एक्सपेरिमेंट इसको ग्रुप में बांट के करा गया था। पहला वो ग्रुप जिसमें लाइट्स स्टेबल रहेंगी, लाइट्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी, लाइट स्टेबल रहेगी और तब देखेंगे क्या प्रोडक्टिविटी आती है। तो लाइट स्टेबल करने पे सपोज करो अगर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, 1000 यूनिट का हुआ। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल लाइट की। अनस्टेबल लाइट ये वाला मेन है। अनस्टेबल लाइट में लाइट को बंद चालू करने का स्टार्ट करा गया। पहले टाइम पे एल्टन ने बोला कि भाई लाइट को ना डबल कर दे। लाइट अगर मान लो 100 लगी हुई थी ना, तो लाइट को बोला कितना 200 कर दे। अब यहाँ पे इस कमरे के अंदर, इतने ही कमरे में 200 लाइट लगाई गई। जब उन्होंने 200 लाइट लगाई तो देखा उनका प्रोडक्शन जो है 1000 से 1500 यूनिट बढ़ गया। अब उन्होंने बोला कि लाइट बढ़ाने पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब एक काम कर, लाइट को कम कर दे, उतना कर दे जितनी नीड है, जरूरत है। तो उन्होंने लाइट को 100 से कम करके 50 कर दिया। तब जब लाइट 50 हो गई, लाइट पुअर क्वालिटी की हो गई, गिर गई, तब देखा तो तब भी प्रोडक्शन जो है सेम ही 1500 का ही आया। पहले में भी 1500, दूसरे में भी 1500। तो उसने सोचा कि हम इसमें लाइट की कॉस्ट को बचा सकते हैं, सिर्फ इतना पता चला। तीसरा, लाइट को मून लेवल का कर दिया गया। एल्टन ने आदेश दिया कि लाइट को मून लेवल का कर दो फैक्ट्री के अंदर। तो वर्कर कितना काम करते हैं ये देखते हैं। तो लाइट को इतना मून लेवल कर दिया जैसे चांद की रोशनी आती है ना, बिल्कुल उतना हल्का सा, अंधेरा 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 कर दिया। जैसे उतना करा तो लोगों को दिखाई देना बंद हो गया।
लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लोगों से हाथ में से सुइयां नहीं निकल रही थी, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो लोगों ने काम करना जब बंद किया तो प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा? तो 1000 से वो कितना हो गया? वो हो गया मुश्किल से 300 यूनिट्स का, बस, और कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने देखा कि इस ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें सिर्फ इतना पता चला कि लाइट्स को कितना रखा जाए जो प्रोडक्शन ठीक भी हो और पैसे बच सके। इसके अलावा वो जो देखना चाह रहे थे ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, वो उन्हें नहीं मिला। तो जब वो नहीं मिला, वो जो देखना चाह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, जैसे कि इनकी रिलेशनशिप कैसे होती है, ठीक है, मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस कैसे काम करेंगे, वो सब उनको नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा ये एक्सपेरिमेंट तो गया खराब, हमें करना चाहिए एक और एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट था लाइट्स पे, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? दूसरे एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर इंप्लॉयज की जॉब को चेंज करके एक्सपेरिमेंट पे देखा गया कि अगर हम एक इंप्लॉय की जॉब जो है दूसरे इंप्लॉय से चेंज कर दें, तब उस जगह पे क्या प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है, तब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तब क्या करा गया? ये एक्सपेरिमेंट 2 लड़कियों पे करा गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 2 गर्ल्स को चूज करा 1929 में, ठीक, 2 गर्ल्स को चूज करा। उन दोनों गर्ल्स को कहा कि आप दोनों गर्ल्स को पूरी की पूरी फ्रीडम है कि आपको काम कैसे करना है, पूरी अथॉरिटी उस चीज की। दोनों गर्ल्स को यह भी बोला गया कि आप अपना पार्टनर चूज कर लो एक एक, कि आपको किसके साथ काम करना है, उन्होंने वो भी चूज कर लिया। दोनों गर्ल्स को बोला डिसीजन आपको अपने लेने पड़ेंगे, ठीक है, बट हम इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 चीजें देखेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि आप दोनों गर्ल्स, आप जो अपने ग्रुप्स को चूज करते हो उसके साथ कितनी कंटिन्यूटी से काम करती हो और कितनी स्पीड में काम करती हो, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू करा, पहले स्टेज में गर्ल्स की इंसेंटिव को कम और ज्यादा करके देखा। इंसेंटिव पे मतलब उसको मिलने वाला जो पैसा था, रेम्युनरेशन था, वो कम और ज्यादा करके देखा। जब उनको, अगर मान लो सपोज करो गर्ल्स को मिल रही है 100 रुपीज सैलरी पर मंथ, तो गर्ल्स की सैलरी को एक बार उन्होंने 200 कर दिया और एक बार कर दिया 80। तो जब कम और ज्यादा करके देखा, तब उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। गर्ल्स तब भी सेम स्पीड से और बढ़ा के प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, जब उन्होंने देखा कि जो लंच टाइम है उसकी वजह से प्रोडक्शन घटता है, किसकी वजह से घटता है भाई? लंच टाइम की वजह से। तो उन्होंने क्या करा, लंच टाइम में पहले ऐसा था कि पूरे दिन में जब आपका मन करे आप खाना खा लो, बाहर घूमने का मन है बाहर घूम लो, बट उन्होंने एक टाइम बना दिया कि अब जो है लंच सिर्फ 2 बार होगा दिन में, और वो भी 5-5 मिनट का। कितने मिनट का? 5-5 मिनट का लंच होगा। तब जब 5-5 मिनट का लंच करा गया और उनको अपने बेस्ट पार्टनर चूज करने को बोला और काम करने को बोला, तब उन्होंने देखा कि कंटिन्यूटी बढ़ गई है और स्पीड जो है वो बढ़ गई है और प्रोडक्शन की आउटपुट ग्रोथ भी बढ़ चुकी है। तो बढ़ गई थी। अब उनको लगा कि हाँ, इससे ये पता चला, अब दोनों लड़कियों से डिस्कशन जब करी गई चारों से, तब ये पता चला इस टेस्ट के बाद कि उन्होंने बताया कि हमें मोटिवेशन मिलता है जब हम अपने से बेस्ट के साथ काम करते हैं। तो दूसरा, हमारी स्पीड बढ़ी है, स्टेबिलिटी बढ़ी है। स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल के प्रति बढ़ गई है। ऑर्गेनाइजेशन हमें इतना फ्रीली काम करने को महसूस करा रही है कि हम किसी के प्रति बाध्य नहीं है, हम अपने आप से काम को कर रहे हैं खुशी खुशी, वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं। तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ी, फ्रीडम मिला और रिलेशन अच्छे हुए जो भी बाकी पार्टनर्स थे उनके साथ, ठीक है। अब उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि ना, अब लंच टाइम जो 5-5 मिनट का था इसको बढ़ा के 10-10 मिनट का कर दो। 2 टाइम लंच होगा सिर्फ 10-10 मिनट का। पूरे दिन लड़कियां काम करेंगी अपने पार्टनर के साथ, जिसको वो चाहे उसको रख सकती है। तब देखा गया कि तब प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंटल। इससे सिर्फ इतना समझ आया कि एक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए गर्ल्स ने जो बताया कि स्टेबिलिटी और अपना पार्टनर चूज करना, फ्रीली उनको काम करने को देना, ये बेटर चीज थी। इससे ज्यादा उनको आगे कुछ समझ नहीं आया कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकले। तब इन्होंने कराया अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था उसका नाम था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, इसमें सबसे ज्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए गए। भैया सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं? सोचो, 1000, 2000, 3000 साल में। 1000, 2000, 3000 बहुत नहीं होता। साल में 300
1000 लोगों के इंटरव्यू ले ली तुमने, बताओ। इन्होंने ना साल में 12-15 लोगों के इंटरव्यू होते हैं बस, मगर इन्होंने ना 1-2 हजार के नहीं लिए, इन्होंने ना सिर्फ 2 साल के अंदर 1928 से 1930 में 2 सालों में 20,000 लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट कराए। कितने भैया? 20,000। क्योंकि ये देखना चाह रहे थे, क्या देखना चाह रहे थे? ये देखना चाह रहे थे कि जो एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है, परसेप्शन होता है ह्यूमन के बारे में कैसा होता है। तो इन्होंने इंटरव्यू रखा, उसके 2 फेसेस रखे। पहले फेसेस में इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चनर बिल्ड किया जिसमें यस और नो में आंसर देना था, सिर्फ यस और नो में। जैसे आपकी पसंद क्या है, यस और नो, आपको वो पार्टनर पसंद है, काम करना उसके साथ, यस और नो। तब इन्होंने जब यस नो में करा ना तो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। इनको आई गुस्सा, इन्होंने बोला भाई हमने इतने इंटरव्यू लिए, 20,000 लोग हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। वो कह रहे कि ना हम उनको चांस नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी बातों को खुल के रख सके। तब उन्होंने क्या करा, दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जिसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट और डिबेट बेस्ड इंटरव्यू रखा, जिसमें वो थोड़ा अपनी बातों को खुल के पूछ सकते हैं और खुल के बताएंगे, जवाब देंगे। थोड़ा बढ़ा के उनको जवाब देना पड़ेगा, यस और नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा। इस जगह पे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे का परसेप्शन क्या है, वो क्या सोचता है दूसरों के प्रति, एक पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति क्या सोचता है दूसरे के प्रति, सोशल समाज के उसके मोटिवेशन फैक्टर क्या है। हर एक बंदे के फैक्टर अलग हो सकते हैं, कोई किसी चीज से मोटिवेशन होता है, कोई किसी चीज से मोटिवेशन होता है। तो उसको ये समझ आया कि डिमांड्स क्या है, बिहेवियर क्या है, ग्रुप्स में काम करने के लिए क्यों राजी नहीं होते लोग। तब उनको खुल के समझ आई बातें, बट इसमें भी कुछ चीजें अभी अटपटी थी जो इन्हें अच्छे से समझ नहीं आई। तब इनको लगा कि अगर हम लोगों से 20,000 लोगों से काम अच्छे से तरीके से निकलवाएं तो क्या होगा, कितना प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या करा, 4th स्टेज को रखा। 4th स्टेज मतलब चौथा लास्ट एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट है ना, मैं आपको याद दिला रहा हूं भाई, याद रखना बिल्कुल। पहला लाइटनिंग का, दूसरा जो 2 गर्ल्स पे किया गया था, तीसरा इंटरव्यू प्रोग्राम जिसमें इंटरव्यू 20,000 इंटरव्यू 2 साल में लिए गए, चौथा लाइटनिंग का है, बैंकिंग का। अब ये समझ लो क्या है, इसके अंदर 14 मेल मेंबर्स को एक रूम के अंदर स्मॉल ग्रुप बना के बैठाया गया। दोबारा सुनो, 14 मेल मेंबर्स को, आदमियों को बैठाया गया एक रूम में स्मॉल ग्रुप्स बना के, और वो जो 14 मेल मेंबर थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, परफेक्ट थे अपने वर्क को करने के लिए। ऐसे लोगों को चुना गया जो बिल्कुल हाई पोटेंशियल नॉलेज के रखते हो, काम में इफेक्टिव हो और हर चीज में बेस्ट हो। ऐसे 14 लोगों का ग्रुप बना के एक रूम में बिठाया गया। ये लोग काम क्या करते थे, 1931 के अंदर, 1930-31 के अंदर एक टर्मिनल बैंक था यूएस में। टर्मिनल बैंक के अंदर वायरिंग चेंज करने का काम करते थे। क्या काम करते थे? वायरिंग एक्सचेंज करने का काम था इनका बैंक में। और इनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, मतलब कि उनका टेस्ट लेने के लिए उन 14 लोगों को। जब उनको बुलाया गया 14 लोगों को, तो उनसे बोला गया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि आप 14 लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया है। अब आप 14 लोगों को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको प्रेशराइज करना है। किस लिए बुलाया गया है? प्रेशराइज करना है। क्यों प्रेशराइज करना है भाई? प्रेशराइज के भी काम हो सकता है। उन्हें बोला हमें देखना है कि जब जैसे आप 14 लोग काम कर रहे हो ना, बेस्ट काम कर रहे हो, बेस्ट एम्प्लॉय हो, बेस्ट आउटपुट निकालते हो, ऐसे ही अगर हम बाकी सबको आप लोगों से बोल के प्रेशराइज करवाएं तो वो भी अच्छा काम करने लगेंगे। उनको ऐसा लगा। बट अगर कॉमनली सोचा जाए, अगर आपसे कोई ऐसे प्रेशराइज में काम कराए तो आप करोगे भाई? आप तो बोलोगे मेरे सर के ऊपर मत खड़ा हो, मेरे सर पे मत नाच, उधर जा, मैं नहीं करूंगा फिर काम। तो लोगों ने भी सेम यही थिंकिंग अपना ली। लोगों को जब प्रेशराइज करना शुरू किया इन 14 लोगों ने कि ताकि वो बेस्ट काम करें, तब लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि भाई अब हम काम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा काम, बिल्कुल भी रोक दिया हाथ। मन में ऐसा सोच लिया कि अब हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी काम। किसी ने भी नहीं किया और आउटपुट लेवल जो है बिल्कुल डाउन चला गया। क्या चला गया? डाउन, गिर गया। क्यों गिरेगा? गिरेगा नहीं, गिरना ही था भाई। गिरेगा ना जब आप किसी को फुलफिल ऑब्जेक्टिव करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हो, सर पे खड़े हो, काम कर, तो बंदा काम कैसे करेगा? स्ट्रेस नहीं आएगा उसको। तो लोगों के दिमाग में 2 थिंकिंग आई। जो काम करने वाले थे, जिन पे प्रेशर दिया जा रहा था ना, उनके अंदर 2 थिंकिंग आई। पहला, अगर हम जल्दी जल्दी काम करेंगे प्रेशर में आके, तो या तो कल हमें निकाल देंगे ये लोग। किस लिए? क्योंकि इनका काम मोटिव पूरा हो जाएगा, हमको यहाँ से दिवालिया कर देंगे, फायर कर देंगे। दूसरा, उनको लगा अगर हम जल्दी काम करते हैं तो हमको तो रख लेंगे, मगर जो स्लो वर्कर हैं उनको निकाल दिया जाएगा फिर हमारी वजह से।
उनका पेट पे लात पड़ेगी। तो इसीलिए वो अपना तो सोच रहे थे, मगर वो अपने साथ वाले लोगों का भी सोच रहे हैं। लोगों का परसेप्शन ऐसे ही होता है भाई, लोग दूसरों को लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कोऑर्डिनेशन करना। तो उनको समझ आया कि बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड को जाने या उनके सोशल फैक्टर को, कि वो सोशल तौर पे किनके साथ काम करना चाहते हैं, किनके साथ अच्छा लगता है उनको काम करना और किनके साथ नहीं लगता, ये सब जाने बिना हम प्रेशराइज करके भी काम नहीं ले पाएंगे उससे। ये चौथे फैक्टर में उनसे एक्सपेरिमेंटल के दौरान रिजल्ट निकले, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं आया रिजल्ट में, तो यहां पे ये था। तो ये तो भाई इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है खत्म, ठीक है। अब इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से लाइन वाइज सारे चैप्टर्स को आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो वो मेरा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ मैसेज करना, कॉल नहीं भाई, सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पे, और नोट्स को बाय कर सकते हो। 130 रुपीज मिनिमम प्राइस रखा गया है, और जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे इजी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे चैप्टर समराइज में, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं भाई शॉर्ट वीडियो, तो भाई शॉर्ट वीडियो नहीं ला सकता, क्योंकि इतनी बनाने में मेहनत लग रही है, स्पेस तक फोन का नहीं है, 1.5 घंटा 2 घंटा तो सारा कुछ पढ़ा के बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, बेटर वे में बनाऊं, ताकि शॉर्ट ना बनाऊं, ताकि ऊपरी से ना जाए, आपको हर चीज एक्सप्लेन कर सकूं, हर डीपली कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, चैप्टर 2 पार्ट 3 सेकंड 4 जो भी हैं सारे लाइन से कवर कराएंगे पूरी सीरीज को एग्जाम से पहले। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी बुक्स हैं बीकॉम की 3rd सेमेस्टर की, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच कर लेना। और अगर नोट्स वगैरह बाय करने मैसेज कर लेना, और वीडियो कैसे लगे कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए भाई। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय, सी यू, टाटा, लव यू।